सिविल की प्रीलिम परीक्षा हो गई। मनोज और पांडे की ये प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुई। मनोज का ये दूसरा और पांडे का पहला अटेम्प्ट था। सांप सीढ़ी के खेल की तरह मनोज फिर से जीरो पर आ गया। अविनाश और नवल ने धमाका कर दिया। दोनों की प्रीलिम्स क्लियर हो गई। युद्ध का ये पहला मोर्चा जीतने के कारण नवल की इच्छा अपने दुश्मनों को अपमानित करने की होने लगी। मनोज के कमरे पर नवल ने मंद मंद मुस्कुराते हुए व्यंग के तीर से पांडे को घायल करना शुरू किया। पांडे, ऐश्वर्या राय ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। पांडे को नवल का ये कथन समझ नहीं आया। उसने चिढ़ते हुए पूछा, कौन ऐश्वर्या राय? वही सोनी सोनी आँखों वाली जिसके इंतजार में तुम प्रीलिम ठीक से नहीं दे पाए थे। नवल ने अपने होठ वक्र करते हुए पांडे से कहा, मैं किसी लड़की के कारण डिस्टर्ब नहीं हुआ। वो तो इस साल इतिहास के पेपर में प्रागैतिहासिक भारत और दक्षिण भारत से ज़्यादा प्रश्न आ गए थे, जिसकी तैयारी हम लोग ठीक से नहीं कर पाए। पांडे ने सफाई दी। अविनाश बीच में कूदा, पांडे, प्रीलिम्स की तैयारी पूरे सिलेबस की करनी पड़ती है। अंदाज के आधार पर तैयारी करने से यही रिजल्ट होता है जो आपका हुआ है। नवल ने इस बार मनोज से कहा, मनोज, एक बार प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद दूसरी बार फेल हो जाना सच में चिंता की बात है। मनोज इस बात पर कुछ उत्तर देता उसके पहले नवल अविनाश की तरफ मुड़ा। अविनाश, मैं अब ग्वालियर में समय बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए कल ही हम कोचिंग के लिए दिल्ली जाएंगे। इतना कहकर नवल उठा और पांडे की तरफ देखते हुए पड़ोसन फिल्म के गाने को गुनगुनाने लगा। नाच ना दाने आंगन टेढ़ा, इसके बाद टेढ़ा शब्द को मन्ना डे की तरह अलग अलग तरीके से गाता हुआ वे अपने कमरे की ओर चला गया। पांडे और मनोज नवल का व्यंग को सुनकर महसूस कर रह गए। मनोज के आत्मविश्वास की धज्जियां उड़ चुकी थी। मनोज को यह समझ आ गया कि इस परीक्षा में हर साल नए सिरे से तैयारी करनी पड़ती है। पिछले अटेम्प्ट की सफलता अगले अटेम्प्ट में सफलता की गारंटी नहीं दे सकती। उसे लगने लगा कि जब प्रीलिम्स में ही नहीं हुआ तो मेंस और इंटरव्यू तो बहुत दूर की बात है। दिल्ली में पहले अटेम्प्ट की प्रीलिम की सफलता अब बेमानी होने लगी। कठिन प्रतियोगिता परीक्षाओं की वास्तविकता उसे समझ आ गई। इसलिए इन परीक्षाओं में सिलेक्शन मुश्किल से होता है। अपना सपना देखने के बाद भी हर कोई सफल नहीं हो पाता। हजारों लाखों लोगों से अपने को बेहतर सिद्ध करना, बेहतर बनना पड़ता है। वह तो पास के कमरे के नवल और अविनाश सा बेहतर नहीं बन पाया, फिर पूरे देश में तो कितने ही प्रतियोगिता उससे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उससे ज़्यादा योग्य हैं। वह कैसे पूरे देश के प्रतियोगिताओं को पछाड़कर आगे बढ़ पाएगा, उसे समझ नहीं आ रहा था। उम्मीद थी तो केवल इतनी कि हिंदी साहित्य में उसने लेखन पर विकास सर ने भरोसा जताया था। विकास सर के एक टेस्ट का मूल्यांकन उसके मन की उम्मीद को मरने नहीं दे रहा था। इसलिए असफलताओं के बावजूद वह मैदान छोड़कर भाग नहीं सकता था। धैर्य के साथ पढ़ाई करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता उसके पास नहीं था। उसके सामने अब उत्तर प्रदेश पीएससी की मुख्य परीक्षा थी, पर उसकी अभी कोई डेट नहीं आई थी। तीसरे अटेम्प्ट की प्रीलिम्स अगले साल मई में होगी। लंबी मैराथन के लिए उसे फिर तैयार होना है, लेकिन इस असफलता के बावजूद श्रद्धा के प्यार को वह दिल से नहीं निकाल सका। 2 महीने तक उसने अपने आप को दृढ़ करके बिना विचलन के अच्छी पढ़ाई की, पर प्यार की तड़प आसानी से नहीं होती। कुछ दिनों तक शांत रही ये भावना फिर से हिलोरे मारने लगी। श्रद्धा की याद फिर सताने लगी। दिलो दिमाग पर श्रद्धा का चेहरा, उसको बातें, उसकी हंसी, उसकी आवाज़ फिर छाने लगी। प्रातः स्मरण सी श्रद्धा फिर उसका नींदें उड़ाने लगी। सपनों में आकर श्रद्धा फिर से जगाने लगी। पढ़ाई और प्रेम के अजीब से द्वंद्व में घिरा था मनोज इन दिनों। एक उदास शाम मनोज पीली कोठी की छत पर रेलिंग के पास खड़ा श्रद्धा की याद में डूबते सूरज को निहार रहा था। पांडे की स्थिति मनोज से अलग थी। उसकी प्रेमिका उसे छोड़कर बेहतर प्रेमी के साथ निकल गई थी। प्रेम और प्रेमिका से दूर होने के कारण पांडे के भीतर प्रेम से नुकसान नाम का ज्ञान अचानक पैदा हो गया। पांडे ने मनोज को समझाया, मनोज, प्यार ने मुझे और तुम्हें बर्बाद कर दिया है। अब हमें सब कुछ छोड़कर केवल पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मनोज ने डूबते हुए सूरज को देखते हुए जवाब दिया, मेरी रणनीति गलती के कारण प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। श्रद्धा के प्रति मेरा प्यार तो मुझे अधिक पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। पांडे के विपरीत मनोज अपनी असफलताओं का कारण अपने प्यार को नहीं मान रहा था, बल्कि अपने प्यार को वह पढ़ाई में सहयोगी ही मान रहा था।
उसने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए पांडे से कहा, श्रद्धा श्रद्धा मैं हो गया हूँ। रात दिन मुझे श्रद्धा ही इसे भक्ति कहता हूँ। यही भक्ति तो मुझे शक्ति देती है। मेरे लिए क्या है तुम नहीं समझोगे। मनोज ने इन दिनों प्यार, भक्ति, भय, पढ़ाई का संकल्प आपस में घालमेल कर लिया था। पांडे ने उसे समझाने की असफल कोशिश बंद कर दी। पांडे ने मनोज से कहा, मनोज हम त्यागी जी के घर चलें। उनसे बात करके पढ़ाई का मोटिवेशन मिलता है। मनोज भी बहुत दिनों से त्यागी जी से नहीं मिला, इसलिए दोनों उनके घर चले गए। त्यागी जी अपनी बैठक में हमेशा की तरह पलंग पर लोर से टिके किताब पढ़ रहे थे। दोनों को देखकर त्यागी जी ने ताका मारकर उनका स्वागत किया। कैसी चल रही है पढ़ाई? त्यागी जी ने पूछा। मनोज अपनी बात कहने के लिए मुंह खोलने ही वाला था कि पांडे बोल पड़ा, पढ़ाई नहीं, अब भक्ति चल रही है। किसकी भक्ति चल रही है? त्यागी जी को समझ नहीं आया, इसलिए उन्होंने सहज उत्सुकता से पूछ लिया। श्रद्धा की। बमसा पांडे ने मनोज के सामने फोड़ दिया। वह शायद त्यागी जी के घर कुछ और ही तय करके आया था। मनोज को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ कि वह त्यागी जी जैसे अनुशासन प्रिय स्कूल प्रिंसिपल्स के सामने ऐसी कोई बात कह सकता है। पर पांडे मनोज के प्यार का राज खोलकर त्यागी जी के रिएक्शन का इंतजार कर रहा था। मनोज का मुंह शर्म से लाल हो गया। वह त्यागी जी के कमरे से भाग जाना चाहता था, पर वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। त्यागी जी कुछ पूछते उसके पहले पांडे ने कहना शुरू किया, श्रद्धा से कुछ दिन पहले तक मनोज जी प्रेम करते थे, पर अब वे कह रहे हैं कि वे भक्ति करने लगे हैं। आप तो सुदर्शन हैं। मुझे उम्मीद है कि आपका इतिहास इस क्षेत्र में अवश्य समृद्ध होगा। हाँ, इसलिए इस मार्मिक विषय पर आपके विचार जानने आज हम यहाँ आए हैं। मनोज की पोल खोलकर पांडे अब त्यागी जी की कोई गोपनीय प्रेम कहानी जानना चाह रहा था। हाँ, समृद्ध तो नहीं था, पर ठीक ठाक था। त्यागी जी ने तांगा मारते हुए पांडे की बात का जवाब दिया। मनोज को त्यागी जी से इस तरह की किसी स्वीकृति ठीक ठाक का नाम बताए या रहने दें। पांडे अपने दोनों हाथों मसलते हुए अब उनकी पुरानी प्रेम कहानी की खोज कर रहा था। अब तो बुला गई होगी, त्यागी जी ने अपने दोनों हाथों को फैलाकर जोर से ताली पीटते हुए कहा। मनोज की आंखें फटी जा रही थी। पांडे जी ने त्यागी जी पर कृपा कर दी थी। उसने उनकी बूढ़ी हो चुकी पूर्व प्रेमिका का नाम जानने की ज़्यादा जिद नहीं की। मनोज जी श्रद्धा से बात किए बिना नहीं रह पा रहे हैं। ये अत्यंत विचलित है। मनोज की पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई है, जबकि ये कह रहे हैं कि श्रद्धा उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित करती है, शक्ति देती है। पांडे ने त्यागी जी से मनोज की मनोदशा का वर्णन किया। यदि प्रेम है तो विचलन का तो प्रश्न ही नहीं उठता। प्रेम तो स्थिर करता है, एकाग्र करता है, मन की सारी नकारात्मकताओं को दूर करता है। यदि आप प्रेम में हैं तो आप जो भी कर रहे हैं वे उत्साह से करेंगे, प्रशंसा से करेंगे, पवित्रता से करेंगे, एकाग्रता से करेंगे। त्यागी जी ने प्रेम पर अपने विचार व्यक्त किए। मनोज को त्यागी जी के विचार उसके मनमाफिक लगे, लेकिन पांडे के विचारों से सहमत नहीं दिख रहा था। पर समस्या यह है कि श्रद्धा मनोज से प्रेम नहीं करती। पांडे ने त्यागी जी को मसाला प्रदान किया। तो ना करे, प्रेम की यही तो खूबसूरती है। ये अकेले भी किया जा सकता है। मनोज श्रद्धा से प्रेम करते हैं, इससे श्रद्धा को क्या? इस प्रेम से संबंध तो मनोज ही हो रहे हैं ना, पवित्र भी तो मनोज ही हो रहे हैं ना। मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा। श्रद्धा से प्रेम करने के कारण ही तो मनोज का हृदय इस चराचर जगत को प्रेम करने के काबिल बना पा रहा है। प्रेम तो हमेशा लाभ का सौदा है। त्यागी जी ने मनोज को प्रेम का अलग और नया रूप दिखाया। मनोज ने त्यागी से अपने मन की बात कहने की हिम्मत की। आप एकदम सही कह रहे हैं, मैं भी यही मानता हूँ, पर मुझे तनाव क्यों होता है, मैं विचलित क्यों हो जाता हूँ? त्यागी ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए मनोज से कहा। उम्मीद नहीं, अपेक्षा नहीं, इच्छा नहीं, सिर्फ प्रेम है जो आपको अधिकार में है। सिर्फ बेईमानी है क्योंकि तुम उम्मीद कर रहे हो कि श्रद्धा भी तुमसे प्रेम करे। जैसे ही आपने प्रेम को इच्छाओं की जंजीर पहनाई, वैसे ही प्रेम अदृश्य हो जाता है। आपके अधिकार में केवल आपका मन है, दूसरे किसी का नहीं। ये लगता है कि बिना सफलता के प्रेम मिलना असंभव है। पांडे ने अपने दिल का दर्द त्यागी जी को सुनाया। त्यागी जी ने कहा, सफलता असफलता का प्रेम के मिलने से क्या संबंध है? सफल है तो प्रेम मिल जाएगा, असफल है तो प्रेम नहीं मिलेगा। ये कौन सा नियम है भाई?
और सफलता क्या है? क्या तहसीलदार थानेदार बनना ही सफलता है? जिस तरह से प्रेम को लोग ठीक से नहीं समझते, उसी तरह सफलता को भी लोग ठीक से नहीं समझते। क्या शक्ति, सत्ता, धन, प्रतिष्ठा प्राप्त करना ही सफलता है? मुझे लगता है संतुष्टि और आनंद के साथ देश हित में कोई भी काम आप पूरी ईमानदारी से करें तो आप सफल हैं। फिर चाहे आप थानेदार बन जाएं या सुबह सुबह सड़क पर झाड़ू लगाएं। त्यागी जी ने कहा, पांडे को उम्मीद थी कि त्यागी मनोज को श्रद्धा से प्यार करने से रोकेंगे और पढ़ाई को अधिक गंभीरता से करने की सलाह देंगे, पर त्यागी ने तो दूसरा ही राग अलापा, जिससे पांडे ने पसंद नहीं किया। लेकिन मनोज को लग रहा था कि त्यागी जी एकदम सही कह रहे हैं। श्रद्धा से अपने प्यार के बारे में बात करने का कोई अर्थ नहीं। यदि उसमें ताकत होगी तो श्रद्धा अपने आप उससे प्यार करेगी। मनोज त्यागी जी के घर से संतुष्ट होकर और पांडे असंतुष्ट होकर वापस पीली कोठी चले गए। त्यागी जी ने मनोज को अपने प्यार और अपने मन में ही रखने का सुझाव दिया था, अभिव्यक्ति के स्थान पर अनुभूति पर बल दिया था। कुछ दिन मनोज ने श्रद्धा को फ़ोन नहीं किया, पर कब तक केवल अनुभूति को पालता रहे वे। जब तक बहुत दिनों तक श्रद्धा से बात नहीं होती तो थोड़ी देर के लिए संशय का, अविश्वास का धुआं उठने लगता। कितना क्षणिक है ना सब, एक पल में भरपूर विश्वास तो दूसरे ही पल अविश्वास। अजीब प्यार है ये, जो एक समय में मौजूद है, फिर खुद लगता है कि डगमगाने लगता है, फिर ये दिखता है अविश्वास, ये परखना, ये डगमगाना सब स्थायी लगता है। स्थायी लगता है तो सिर्फ प्यार, उस प्यार की तड़प और उस प्यार की याद। मनोज को फिर लगने लगा कि बात ना करने की तपस्या के बाद मन से बात किए बिना रहना मुश्किल है। ना कहूँ प्यार की बात, आवाज़ तो सुन ही लूँ, याद कर लूँ। फिर 2 दिन महीने की छुट्टी। श्रद्धा भूल तो नहीं गई? अगर नहीं भूली तो क्या वह भी मुझे उतना ही याद करती है जितना मैं उसे याद करता हूँ? ये जानना भी तो ज़रूरी है। बिना फ़ोन पर बात किए कैसे जाने ये सब? इसलिए एक दिन मनोज ने हिम्मत करके श्रद्धा को एसटीडी से फ़ोन किया। प्यार की बात तो वह नहीं कर सकता था श्रद्धा से, इसलिए उसने केवल पढ़ाई की बात की। श्रद्धा ने उसे बताया कि उसकी इंटर्नशिप पूरी हो गई, इसलिए फिर से तैयारी करने के लिए वे दिल्ली जा रही है। मनोज के लिए ये अच्छी खबर थी। वे भी अपने तीसरे अटेम्प्ट और श्रद्धा के साथ के लिए दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गया। एक दिन अविनाश और नवल भागते हुए मनोज के कमरे पर आए। मनोज ने घबराए हुए स्वर में अविनाश से बोला, मनोज, गुप्ता को पुलिस ने पकड़ लिया है, मुखर्जी नगर की पुलिस चौकी में बैठा लिया है, जल्दी चलो। तीनों मुखर्जी नगर पुलिस चौकी पहुंचे तो देखा कि गुप्ता एक स्टूल पर घबराया बैठा है और उसे एक हवलदार डांट रहा है। हवलदार, यदि तुम पर केस बन जाए तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आईएएस की बात तो दूर, चपरासी बनने लायक भी नहीं रहोगे। बोलो, बनाऊं केस? मनोज हवलदार का व्यवहार देख घबरा गया, पर उसने बड़े शालीन तरीके से पूछे, क्या हुआ सर, क्या गलती हो गई गुप्ता से? हवलदार ने देखा कि एक आरोपी के 3 साथी उसे छुड़ाने आ गए तो वह चिढ़ गया। उसने मनोज से कहा, भाई साहब बत्रा के पीछे बैठकर खुलेआम शराब पी रहे थे, मना किया तो बोलने लगे कि मैं एमपी में डीएसपी हूँ और यहाँ आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, मैं अपनी औकात में रहूँ। मैंने जब पूछा कि एमपी में कहाँ पोस्टेड हो तो कुछ नहीं बोल पाए। ऐसे नकली पुलिस वालों से मेरा रोज़ पाला पड़ता है। मैं इन पर सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने का केस बना रहा हूँ। तीनों समझ गए कि गुप्ता अपनी गलती और नशे के कारण बड़ी मुसीबत में फंस गया है। अविनाश ने हवलदार के कान में कहा, सर इसे माफ़ कर दीजिए, पढ़ाई के बोझ के कारण डिप्रेशन में चला गया है बेचारा, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। नवल ने हवलदार को संतुष्ट करने के लिए गुप्ता के सर पर चपत लगाते हुए कहा, क्यों गुप्ता, तुम्हें शर्म नहीं आती सर से बदतमीजी करते हुए? झूठे आदमी, माफ़ी मांगो सर से। गुप्ता तुरंत हवलदार के पैरों पर गिर गया। उससे शायद समझ आ गया था कि अब पकड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। मनोज ने हवलदार से कहा, सर माफ़ कर दीजिए प्लीज़। हवलदार पिघल गया। उसे ऐसे कई केस मुखर्जी नगर में देखने को मिलते थे, पर वह डरा धमकाकर ऐसे लड़कों को छोड़ देता था। गुप्ता भी छूट गया। हवलदार ने कहा, तुम्हारे माँ बाप ने बड़ी उम्मीदों से तुम लोगों को यहाँ पढ़ने भेजा है, पढ़ाई पर ध्यान दो, कभी भी अपने माँ बाप को धोखा मत देना। मनोज को हवलदार भला आदमी लगा। उसने हवलदार को धन्यवाद दिया और सभी लोग गांधी विहार पहुंच गए। गुप्ता ने कहा, इस हवलदार को मैं नहीं छोड़ूंगा। अब मेरी ज़िंदगी का एक ही लक्ष्य है, आईपीएस बनना और इस हवलदार को सस्पेंड करना। गुप्ता की बकवास पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। पांडे का कमरा छोड़कर गुप्ता का रूम पार्टनर बन गया था।
मनोज गुप्ता को छोड़ने गांधी विहार गया तो पांडे उसे मिल गया। 4-5 दिन हो गए थे पांडे को मनोज से अलग रहते हुए, लेकिन पांडे का गुस्सा कम नहीं हुआ था। मनोज को देखकर पांडे ने उससे कोई बात नहीं की। मनोज ने तय किया कि वह पापा से कहेगा कि उसे 1 साल तक हर महीने 2000 रुपये भेजते रहें, जिससे वे दिल्ली में पढ़ाई ठीक से कर सकें। एसटीडी पर पहुंचकर उसने अपने पापा को फ़ोन किया। जब तक वह अपनी बात कहता, पिता ने कहना शुरू कर दिया, साले सब हरामी हैं, किसी को देश की चिंता नहीं है, मोए फिर सस्पेंड कर दो, मैं ना मानेंगो, डिप्टी डायरेक्टर की अकल ठिकाने लगा देंगो, मैं ठोक के कह दी कि भूखों मर जाऊंगा, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। पिता की अमूर्त बातों से मनोज ये नहीं समझ सका कि इस बार उसके सस्पेंशन की क्या वजह है, पर वह इतना जरूर समझ गया कि उसे उनसे पैसे की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। वह वापस निराश होकर अपने कमरे पर आ गया। उसने आज अपने पिता से चर्चा के बाद यही सीखा कि उसे अपने पिता से केवल एक चीज़ मिल सकती है, वह है जिद्दी प्रवृत्ति और कभी ना हार मानने का हौसला। वह कमरे में बैठकर अपने पिता के बारे में सोच ही रहा था कि श्रद्धा आ गई। उसने श्रद्धा से पूछा, क्या तुम मेरे साथ नेहरू विहार के हनुमान मंदिर तक चलोगी? श्रद्धा मनोज के साथ मंदिर चल दी। मनोज मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के सामने आंखें बंद किए बैठा रहा। फिर उसने श्रद्धा से कहा, श्रद्धा, मैं आज संकल्प लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मैं हमेशा अपना संघर्ष जारी रखूंगा। मुझे सफलता मिले ना मिले, मैं ईमानदारी का रास्ता कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने पिताजी के सिद्धांत पर चलूंगा। मनोज संकल्प लेकर श्रद्धा की प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगा। श्रद्धा ने मनोज को संकल्पवान होते हुए देखा तो उसने भी प्रेरित किया, मनोज, तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी। श्रद्धा द्वारा संकल्प पर मोहर लगा देने से उसका उत्साह दुगना हो गया। आत्मसम्मान और शीर्षत्व के भाव को लिए वे मंदिर से बाहर निकला। मंदिर के बाहर गरीब मजदूर का एक परिवार भीख मांग रहा था। मनोज और श्रद्धा से उन्होंने कुछ पैसे मांगे। पूछने पर पता चला कि वे लोग बुंदेलखंड के खेतिहर मजदूर हैं। 4-5 दिन तक भटकने के बाद भी उन्हें मजदूरी नहीं मिली। उनके सारे पैसे समाप्त हो गए, इसलिए उन्हें अब वापस आने के लिए किराए की ज़रूरत है। मनोज ने उससे पूछा, कितने रुपए चाहिए तुम्हें अपने गांव जाने के लिए? 1000 रुपया किराया लगा है भगवा तक का, मजदूरों के दर के बुजुर्ग आदमी ने कहा। मनोज ने सोचने में एक पल भी गवाए बिना अपनी जेब में पड़ा 100 का नोट उस बुंदेलखंडी मजदूर को दे दिया। मनोज, ये क्या किया तुमने? तुम्हारे पास ये आखिरी 100 रुपये थे। क्या पता ये लोग सही कह रहे हैं या नहीं, इनका ये पैसे कमाने का तरीका भी हो सकता है। श्रद्धा ने अपने मन की आशंका मनोज के सामने प्रकट की। मनोज ने श्रद्धा से कहा, हो सकता है कि ये झूठ बोल रहे हो। मुद्दा ये नहीं कि ये सही है या गलत, मुद्दा ये है कि मेरी भावना क्या है। मुझे ये ज़रूरतमंद दिख रहे हैं, मुझे इनकी मदद करनी है बस। मेरे मन में इस समय इनकी मदद करने के संकल्प के अतिरिक्त कोई संदेह आ ही नहीं रहा। मनोज ने उस आदमी से कहा, चिंता मत करो, तुम्हें 1000 रुपये मिल जाएंगे। श्रद्धा ने आश्चर्य से मनोज से पूछा, क्या तुम्हारे पास इन्हें देने को 1000 रुपये हैं? नहीं, मनोज ने उत्तर दिया। फिर कहाँ से दोगे इन्हें 1000 रुपये? श्रद्धा को कुछ समझ नहीं आ रहा, कहीं से भी दूँ, अब मुझे इन्हें 1000 रुपये ही देने हैं। मनोज शायद अब तक और दिमाग में छसास भरी इस दुनिया से नहीं था, बल्कि भावनाओं के गीलेपन में डूब गया था। उसने शर्म और संकोच त्यागकर आसपास खड़े लोगों से इन मजदूरों की व्यवस्था सुनाकर कुछ पैसे मांगने शुरू किए। वे हर आने जाने वालों से, दुकानदारों से पैसे मांग रहा था। कुछ लोग उसे धुतकार रहे थे, कुछ पागल कह रहे थे। राहगीर और दुकानदार ने उसे पैसे नहीं दिए। श्रद्धा उसे कुछ भी नहीं समझ पा रही थी, वह बस उसके पीछे पीछे घूम रही थी। मनोज जैसे किसी गहरे नशे में डूब गया था। वह फिर से मंदिर में चला गया। उसने मंदिर के पुजारी को पूरी कहानी सुनाई। पुजारी ने कहा, बेटा, इस तरह पैसे मांगने वाले बहुत आते हैं, किस किस को पैसे देंगे? उसने पुजारी जी को समझाते हुए अपनी बात कही, आप जैसा तपस्वी और लोगों का भला करने वाला दूसरा कोई नहीं है। आपको देखकर मन अपने आप श्रद्धा से भर जाता है। आप तो ईश्वर के सबसे नज़दीक हैं। हम संसारी लोगों से ज़्यादा उसकी लीला समझते हैं। पता नहीं ईश्वर कब इंसान की शक्ल में हमारे सामने आ जाए। देखिए, वह छोटी बच्ची कातिल निगाह से आपकी ओर देख रही है। आप तो जानते ही है, विवेकानंद जी ने कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। वह कुछ देर पुजारी जी पर अपनी बात की प्रतिक्रिया जानने के लिए चुप हो गया।
पुजारी जी पर उसकी बातों का शायद सकारात्मक असर हो रहा था। वे उस गरीब परिवार को देख रहे थे। आप यहाँ आने वाले भक्तों से बोल देंगे तो इन गरीबों की मदद हो जाएगी, उसने मौका देखते हुए कहा। पुजारी जी को मंदिर में भगवान की सेवा करते 30 साल हो गए थे, पर आज तक उनके काम की कभी किसी ने इतनी प्रशंसा नहीं की थी। मनोज की प्रशंसा सुनकर उनका मन गरीब परिवार की मदद करने का होने लगा। उन्होंने मनोज को आश्वासन दिया, ठीक है बेटा, कुछ करते हैं। इसके बाद अगले 1 घंटे तक मंदिर में आने वाले भक्तों से पुजारी जी गरीबों के लिए दान मांगते रहे। उनकी बात अधिकतर लोग नहीं टाल पाए। थोड़ी देर में 1000 रुपये इकट्ठे हो गए। पुजारी जी को धन्यवाद देकर मनोज ने पूरे पैसे उस आदमी को दे दिए। श्रद्धा को आज उसका एकदम नया रूप देखने को मिला। श्रद्धा उससे कुछ कहना चाहती थी, पर वे कुछ कह नहीं पाई। दोनों चुपचाप नेहरू विहार की ओर चल दिए। श्रद्धा को लग रहा था कि उसने आज कोई अलौकिक दृश्य देखा है, जिसके कारण उसका मन आनंद से भर गया था। अब यह तय हो चुका था कि मनोज को अपने घर से आर्थिक मदद नहीं मिलेगी। पैसे न मिलने से दिल्ली में उसका रुकना असंभव हो जाएगा, यह वह जानता था। पांडे के साथ उसे पैसों की समस्या कम थी, लेकिन पांडे के जानने के बाद उसे एक रूम पार्टनर की ज़रूरत थी। अगर रूम पार्टनर नहीं मिला तो उसे कमरे का पूरा 1500 किराया खुद भरना पड़ेगा। यही समय उसके लिए उत्तर प्रदेश मुख्य परीक्षा और तीसरे अटेम्प्ट की सिविल सर्विस की प्रीलिम्स की तैयारी करने का था। मनोज मकान के जिस फ्लोर पर रहता था, उसके साथ वाले कमरे में वरुण नाम का सीनियर लड़का रहता था। इन दोनों कमरों से लगी हुई एक छोटी सी किचन थी, जिसमें मनोज, वरुण और उसके रूम पार्टनर का खाना बनता था। इन लोगों का खाना बनाने एक कुक आता था। कुल मिलाकर यह व्यवस्था उपयोगी और सस्ती थी। पैसे खत्म होने के कारण मनोज इस समूह में कैसे सम्मिलित होगा, उसे समझ नहीं आ रहा था। मनोज ने वरुण से बात की, वरुण सर, क्यों ना हम लोग कुक को हटा दें? आजकल अच्छा खाना नहीं बना रहा है, लेट भी आता है। कुक की जगह मैं खाना बना दिया करूँगा। बाज़ार से सब्जी और दूसरा सामान लाने का काम भी मैं कर दूँगा। मेरे पास अभी घर से पैसे आना बंद हो गए हैं, इसलिए खाने में लगने वाले पैसे मैं नहीं दे पाऊँगा। वरुण और उसका पार्टनर कुक की लेट लतीफ़ी और बेस्वाद खाने से पहले ही दुखी थे। मनोज का प्रस्ताव उन्हें बुरा नहीं लगा। उन्होंने मनोज को कुक की जगह खाना बनाने और किचन के दूसरे काम करने की अनुमति दे दी। मनोज की भोजन की व्यवस्था तो हो गई, लेकिन अभी भी दिल्ली में रहने के लिए उसे किराए और दूसरे खर्च के लिए पैसों की ज़रूरत थी। एक दिन ग्वालियर में रहने वाला लड़का शरद दिल्ली तैयारी करने आ गया। उसे भी रूम पार्टनर की ज़रूरत थी, इसलिए वह मनोज का रूम पार्टनर बन गया। मनोज ने अपनी समस्या श्रद्धा को बताई, मुझे यदि दिल्ली में रहना है तो अब कमरे पर अपने पार्टनरों का खाना बनाना शुरू कर दिया, पर कमरे के किराए और दूसरे खर्चों के लिए कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। खाने की व्यवस्था तो मेरी हो गई, 1000 रुपये तो हर महीने चाहिए ही। श्रद्धा ने कहा, हम विकास सर के यहाँ चलते हैं, हो सकता है वहाँ कुछ काम मिल जाए। नहीं श्रद्धा, मैं विकास सर को अपनी समस्या नहीं बता सकता। मेरी सफलता की उन्हें बहुत उम्मीद है, मैं उन्हें अपनी परेशानी बताकर निराश नहीं कर सकता। मनोज विकास सर की नज़रों में अपना महत्व कम नहीं होने देना चाहता था। ठीक है, फिर हम दूसरी कोचिंग में चलते हैं, कहीं ना कहीं काम जरूर मिल जाएगा, श्रद्धा ने कहा। दोनों ने मुखर्जी नगर की कई कोचिंग में काम की तलाश की। किसी ने कहा उनके पास ऑफिस में बैठकर कोचिंग में पूछताछ करने आ रहे लड़कों की काउंसलिंग करने का काम है, जिसमें रोज़ 8 घंटे देने पड़ेंगे। किसी ने कहा कि उसके यहाँ क्लास नोट्स बनाने का काम है, पर उस काम के लिए सिविल सर्विस की मुख्य परीक्षा पास होने की शर्त लगा दी। मनोज की वही स्थिति हो गई जो लाइब्रेरी में नौकरी करने से पहले थी। वही निराशा उसके सामने फिर से थी, जो एक बार ग्वालियर में वह देख चुका था। मनोज ने श्रद्धा को उसके कमरे पर छोड़ा और हताश होकर नेहरू विहार जाने लगा। मुखर्जी नगर में ही श्रद्धा के हॉस्टल से थोड़ी दूर एक बंगले के सामने 8-10 कारें खड़ी थी। मनोज जब उन कारों के पास से गुजरा तो उसने देखा कि एक लड़का उन कारों को साफ कर रहा है। मनोज ने लड़के से पूछा, क्यों भैया,
तुम्हें इन कारों को साफ़ करने के कितने पैसे मिलते हैं? लड़के ने कहा, क्यों बताएं? मनोज को लड़के का उत्तर अजीब लगा, लेकिन उसने डरते डरते उस बड़े से बंगले की घंटी बजाई। घंटी बजते ही कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई। वह डर गया, 2 कदम पीछे हट गया। कुछ देर में एक महिला आई। मनोज ने उनसे कहा, मैडम, मैं कार साफ़ करने का काम जानता हूँ, क्या मुझे आपकी कार साफ़ करने का काम मिल सकता है? महिला सब थी। उसने मनोज से विनम्रता से कहा, नहीं भैया, कार तो हमारे ड्राइवर साफ़ करते हैं। वो तो आज ड्राइवर छुट्टी पर है, इसलिए इस लड़के को बुलाया है। महिला की बात सुनकर निराश मनोज वापस जाने लगा। थोड़ी दूर पहुंचने पर उसने कार धोने वाले लड़के की आवाज़ सुनी, तुम्हें मैडम बुला रही हैं। वह वापस गेट के पास पहुंच गया। महिला ने कहा, क्या तुम शाम को 2 घंटे हमारे कुत्तों को घुमा सकते हो? मनोज ने आज के पहले इस तरह के काम की ना तो कभी कल्पना की थी, ना उसे पता था कि इस दुनिया में कुत्ते घुमाने का काम करने से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। पहली बार सुनी इस सर्विस की समाज में क्या रेपुटेशन है, ये भी उसे नहीं पता था। आपको हर महीने 800 रुपये मिलेंगे। महिला को शायद वर्कर की सख्त ज़रूरत थी। शाम को 2 घंटे के लिए 800 रुपये अच्छी रकम थी, पर कुत्ते घुमाने का काम क्या उसे शोभा देगा? उसके दोस्त क्या कहेंगे? फिर उसे लगा कि बच्चों को पढ़ाना, कार धोना, रिक्शा चलाना, कुत्ते घुमाना है तो सब पैसे कमाने के लिए है। ये सब काम ईमानदारी और मेहनत से हमारे आसपास ही बहुत से लोग करते हैं, फिर इसमें कैसा संकोच, कैसी शर्म। महिला ने 500 रुपये एडवांस उसे दे दिए। वह खुश था, उसके दिल्ली में रहने की उम्मीद बन गई। मनोज अपनी खुशी को श्रद्धा से शेयर करना चाह रहा था। श्रद्धा कितना खुश होगी उसके काम मिलने से। वह लगभग दौड़ता हुआ श्रद्धा के हॉस्टल पहुंचा। वह घंटी बजाने ही वाला था कि उसे ख्याल आया, क्या श्रद्धा उसे कुत्ते घुमाते देख खुश होगी? क्या कोई लड़की ऐसी प्रेमी की कल्पना करेगी कि उसका प्रेमी कुत्ते घुमाने का काम करता हो? उसे अचानक अपनी नई लगी सर्विस का सामाजिक महत्व समझ आ गया। वह बिना श्रद्धा से मिले वापस अपने कमरे पर आ गया। अब मनोज रोज़ रात को श्रद्धा को उसके कमरे पर छोड़कर कुत्ते घुमाने जाने लगा। उसने तय किया कि वह नेहरू विहार के पुल के पीछे नाले के पास कुत्ते घुमाएगा। उसे यह डर भी लगने लगा कि कहीं उसका कोई दोस्त उसे कुत्ता घुमाते हुए ना देख लें, कहीं श्रद्धा उसे ना देख जाए। पर एक दिन जिसका डर था वही हुआ। वह कुत्ता घुमाकर रात को 10 बजे वापस कुत्तों को छोड़ने जा रहा था कि उसे श्रद्धा मिल गई। श्रद्धा ने जब मनोज को 2 कुत्ते लिए देखा तो उसने आश्चर्य से पूछा, ये डॉगी किसके हैं मनोज? मनोज को समझ नहीं आया कि वे क्या कहे, पर श्रद्धा से झूठ बोलने का उसका कोई इरादा नहीं था। उसने कहा, श्रद्धा, मुझे कुत्ते घुमाने का काम मिल गया है। रोज़ 2 घंटे, शाम को 800 रुपये मिलते हैं। इस महीने का तो एडवांस भी मिल गया। मैंने कमरे का किराया भी दे दिया। उसने अपनी बात कह दी और श्रद्धा के रिएक्शन का इंतज़ार करने लगा। श्रद्धा कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने महसूस किया कि उसके सीने में ज्वार सा उठ रहा है। श्रद्धा को डर था कि कहीं ये ज्वार उसकी आंखों से ना बह जाए। 1 मिनट तक श्रद्धा ने अपने आप को कंट्रोल किया। मनोज, एक बात कहूँ, मानोगे? श्रद्धा ने मनोज से पूछा। मनोज को शंका हुई कि श्रद्धा ये ना कह दे कि कुत्ते घुमाने का काम मत किया करो। उसने डरते हुए कहा, कहो श्रद्धा, कल से मैं भी तुम्हारे साथ चलूं क्या? श्रद्धा ने मनोज से कुत्ते घुमाने के साथ जाने की अनुमति मांगी। उसने श्रद्धा से पूछा, क्या तुम्हें मेरे साथ कुत्ते घुमाने के लिए संकोच नहीं होगा? श्रद्धा कुछ देर उसे देखती रही, फिर श्रद्धा ने नाक की में गर्दन हिला दी। एक दिन शाम को मनोज की इच्छा हुई कि वे गांधी विहार जाकर पांडे से मिलाए। मनोज और श्रद्धा गांधी विहार चल दिए। पांडे कमरे पर नहीं था, पर उसका रूम पार्टनर गुप्ता कुर्सी पर पुलिस की वर्दी पहने हुए पढ़ाई कर रहा था। उसने अपने कंधे पर स्टार और IPS का लिखा हुआ बिल्ला लगा रखा था। मनोज और श्रद्धा पहले तो चौंक गए। उन्हें लगा कि गुप्ता के कमरे पर कोई IPS आया है, पर नज़दीक जाकर देखा तो गुप्ता ने ही वर्दी पहन रखी है। मनोज ने पूछा, यह क्या है? गुप्ता आत्मविश्वास से भरा हुआ था और किसी नई रणनीति के कारण यह भेष बनाए हुआ था। उसने मनोज को अपने कंधे पर लगे स्टार और IPS लिखा हुआ दिखाया। ये जो स्टार है ना मनोज, ये मुझे अब प्रेरणा देंगे। मैं इन स्टार और IPS के इस तमगे से मोटिवेट होऊंगा।
गुप्ता ने आगे कहा, अब मैं यह वर्दी पहनकर ही रोज़ पढ़ता हूँ, जिससे मुझे याद रहे कि मुझे आईपीएस बनना है और उस हवलदार को सस्पेंड करना है। मैं उसे बर्बाद करके रहूँगा। गुप्ता अभी भी उस हवलदार द्वारा किए गए अपने अपमान को भुला नहीं था, बल्कि उस अपमान का बदला लेने के लिए एक कारगर रणनीति पर काम कर रहा था। दोनों समझ गए कि गुप्ता के दिल पर थाने वाली घटना का गहरा असर हुआ है, लेकिन श्रद्धा को आईपीएस की वर्दी बहुत आकर्षक लगी थी। वापस लौटते समय श्रद्धा ने अपने मन की इच्छा मनोज से कही, मनोज, तुम यदि आईपीएस की वर्दी पहनोगे तो बहुत ही अच्छे लगोगे। मनोज ने श्रद्धा से मजाक में कहा, ठीक है श्रद्धा, मैं गुप्ता से पूछ लूँगा कि उसने ये वर्दी कहाँ से खरीदी है। मैं भी पहनकर पढ़ूँगा कल से। श्रद्धा मनोज के इस मजाक पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर उसने कहा, नहीं मनोज, मैं तुम्हें आईपीएस बनता हुआ देखना चाहती हूँ, जो हुक्म मेरे आका। मनोज ने एक्टिंग करते हुए श्रद्धा से मजाक में कहा। मजाक सुनकर श्रद्धा मुस्कुरा गई। दोनों गांधी विहार की मेन रोड पर आ गए। मनोज ने पांडे को आते हुए देखा। दोनों पांडे के लिए रुक गए, पर पांडे उन दोनों के पास से बिना उनकी तरफ देखे हुए निकल गया। 2 महीने पहले दी हुई यूपी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आ गया। ग्रुप में केवल अविनाश की यूपी मुख्य परीक्षा क्लियर हुई थी। मनोज उत्तर प्रदेश पीएससी की मुख्य परीक्षा में असफल होने से दुखी था। उसने परीक्षा में कई प्रश्नों के उत्तर आधे अधूरे लिखे थे। यहाँ तक कि ब्रिटेन में हुए जातीय दंगे के बारे में उसे कुछ नहीं पता था। इतिहास में चार्टिस्ट आंदोलन, अमेरिका के गृह युद्ध और प्राचीन भारत में गणतंत्र के उत्तर भी अच्छे से नहीं लिख पाया था। उसकी तैयारी इतनी सघन नहीं हुई थी कि सभी प्रश्नों के बेहतरीन उत्तर लिख सके। मनोज दुखी और निराश अपने कमरे में बैठा था। अब उसके पास अपनी सफलता के मूल्यांकन के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं था। मनोज की स्थिति समझते हुए और उसे प्रोत्साहित करते हुए श्रद्धा बोली, मनोज, अपनी असफलताओं से दुखी होने का कोई लाभ नहीं है, बल्कि चिंतन करने की ज़रूरत है कि असफलता क्यों मिली। यही चिंतन तुम्हारी सफलता की सीढ़ी बनेगा। मुझे लगता है तुम्हें जनरल स्टडी और इतिहास की कोचिंग करनी चाहिए। बिना कोचिंग के तुम्हें इन विषयों में अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। तुम से सही कह रही हो। मनोज को भी लग रहा था कि कोचिंग के अभाव में यूपी पीएससी का रिजल्ट खराब रहा है। मनोज कोचिंग के लिए पैसे की व्यवस्था करने कुछ दिनों के लिए गांव चला गया। पिता कई महीनों से गांव में नहीं आए थे। उसने मां से कुछ पैसे मांगे तो मां ने पिता को कोसना शुरू कर दिया। अब मैं कहां से लाऊं पैसा? बाप ने तो कसम खा ली है कि नौकरी ठीक से ना करेगो, चाहे मोड़ा मोड़ी भीख मांगे। उसने मां से कहा, सब ठीक हो जाएगा, मेरी नौकरी लग जाए फिर कुछ परेशानी नहीं होगी। निराशा के इस वातावरण में उसने मां को बहुत दूर किसी उम्मीद की झलक दिखलाई। उसका अभी तक कोई नामो निशान नहीं था। मां, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं सोच रही हूँ कि एक भैंस पाल लूँ। राकेश के घर पर भैंस है, वो उधार दे रहा है, दूध बेच के खर्चा चला लूँगी। मनोज को माँ की कर्मठता पर रोना आ गया। कितनी अलग दुनिया है उसके घर और गांव की। पता नहीं वह कभी अपने परिवार के लिए कुछ भी कर पाएगा या नहीं। 3-4 दिन तक उसने पैसों की व्यवस्था करने की कोशिश की। बेटे को परेशान देखकर माँ ने फिर कहीं से उधार पैसे लेकर उसे दे दिए। मनोज को गए हुए अभी 5 दिन ही हुए थे कि अकेलापन श्रद्धा को घेरने लगा। इस अकेलेपन को दूर करने के लिए उसने अपनी उन सहेलियों से मिलना शुरू किया जिनसे वह हॉस्टल में रहने के बावजूद कई दिनों तक नहीं मिली थी। लेकिन 10 मिनट में ही उसका मन सहेलियों की बातों से उबने लगा। उसने कॉलेज के हॉस्टल में भी कई साल अकेले बिताए थे, पर कभी इस तरह का सूनापन उसे महसूस नहीं हुआ था। शाम को कोचिंग से वापस जाते समय उसकी आंखें लोगों की भीड़ में एक ही चेहरा तलाशती रहीं, पर वहाँ वह चेहरा नहीं था। तमाम आवाज़ों में उसके कान एक ही आवाज़ सुनने के लिए तरसते रहते, पर वह आवाज़ वहाँ नहीं थी। बार बार वह अपनी बालकनी से नीचे सड़क पर देख
आती, पर उस सड़क पर उसे वह नहीं दिखाई देता जिसे देखने की तड़प उसके मन में थी। कहाँ है मनोज का गांव, कहाँ है उसका घर, उसे नहीं पता। कोई फ़ोन नंबर मनोज के घर का उसके पास नहीं था। उसकी इच्छा हुई कि मनोज के दोस्तों से मिलने गांधी विहार ही चली गई। शायद पांडे के पास मनोज के घर का या उसके आस पड़ोस का कोई फ़ोन नंबर हो, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई। थक हार कर वह अपनी किताबों में अपना मन लगाने की कोशिश करती, पर आधा घंटा पढ़ना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता। खाने का टिफ़िन उसका अधूरा ही वापस चला जाता। उसकी भूख भी जैसे मर चुकी थी। अजीब सी स्थिति हो गई थी उसकी। उसने मनोज से कह दिया कि वे पढ़ाई के दोस्त हैं, कोई अलग एक्सपेक्टेशन उसे नहीं रखना चाहिए। पर पता नहीं मनोज ने उस पर कौन सा जादू कर दिया था। उसका कहीं मन नहीं लग रहा था। अल्मोड़ा जाने से पहले जो हालात मनोज की थी वही इस समय उसकी हो रही थी, लेकिन मनोज के इंतज़ार के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसे आज समझ आ गया था कि मनोज किस मजबूरी में अल्मोड़ा गया होगा। मनोज दिल्ली आ गया। उसने श्रद्धा के हॉस्टल की घंटी बजाई। पैरों में पंख महसूस करते हुए श्रद्धा नीचे आई। मनोज के आने से श्रद्धा सुख से भर गई। उसका अकेलापन दूर हो गया। मनोज के कमरे तक पहुँचते पहुँचते उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। कुर्सी पर बैठी श्रद्धा ने आंखें बंद कर ली। भरी हुई आंखें कब तक भरी रहती, आंसू छलक आए। चुपचाप बैठा रहा। लगभग 5 मिनट तक दोनों शांत उसी भाव और स्थिति में बैठे रहे। फिर उसने एक लंबी सांस ली, जैसे पिछले 5 दिन का सारा दर्द, अकेला, उदासी से निजात मिल गई हो। क्या हुआ श्रद्धा? मनोज ने पूछा। श्रद्धा के मन पार की मनोज शायद उसके मन की हालत समझ गया था। श्रद्धा अभी बोलने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए वह सिर्फ मनोज को देखती ही रही। एकटक उसने अपनी गीली आंखें की चुगली को छिपाने के लिए मुस्कुराने की कोशिश की। आंसू और मुस्कुराहट का कंट्रास्ट उसके चेहरे पर था। अजीब स्थिति थी उसकी। आंखें उसके प्यार को दिखाने को आतुर थी और मुस्कुराहट उस प्यार को छिपाने की असफल कोशिश कर रही थी। श्रद्धा मनोज से कुछ कहना चाहती थी। यह कुछ कहने के लिए वह हिम्मत जुटा रही थी, लेकिन काफ़ी देर तक वह अपने मन की बात नहीं कह पाई और मनोज सांस रोके बैठा रहा। मनोज की अनुपस्थिति में उसकी याद श्रद्धा को बेचैन कर रही थी, लेकिन मनोज के आते ही शायद वह बेचैनी दूर हो गई थी। मनोज की दिल्ली में अनुपस्थिति ने श्रद्धा के मन को विचलित कर दिया था, पर मनोज के आते ही उसका मन नियंत्रण में आ गया। कुछ देर अव्यवस्थित रहने के बाद श्रद्धा के चेहरे पर अब एक शांत मुस्कुराहट हो रही थी। वह कुर्सी से उठी और उसने इस महीने की प्रतियोगिता दर्पण उठा ली और मनोज को देते हुए कहा, मनोज, तुमने बहुत दिन अपने घर में बर्बाद कर दिए, अब पढ़ाई पर ध्यान दो। लो, ये देख, बहुत अच्छा है। इसमें भारत की अंतरिक्ष के क्षेत्र में उपलब्धियां हैं। तुम जोर से पढ़ो। श्रद्धा की बात सुनकर मनोज समझ गया कि इस लड़की को जीतना असंभव है। मजबूरी में उसने सामने किताब रखकर पढ़ना शुरू किया। दूर दिखने वाला आसमान और उसमें चमकने वाले तारे हमेशा से इंसान के लिए रहस्य और आकर्षण का केंद्र रहे हैं। अविनाश ने से उसकी सफलता का राज पूछा। अविनाश भैया, आपकी तैयारी का क्या तरीका है? हमें भी सफलता के टिप्स बताएं प्लीज़। ये जानना इतना आसान नहीं है शरद। गुरु ज्ञान लेने के लिए तपना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। आपके लिए सफलता जब जीने बनने का प्रश्न बन जाए तब मैं सफलता के राज बताऊंगा। नहीं तो ऐसे तो कई लोग पूछते हैं, कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। अविनाश ने कहा। शरद ने अविनाश से हिम्मत करके फिर पूछा, आप कैसे समझेंगे कि किसके लिए सफलता जीने बनने का प्रश्न बन चुकी है? तुम्हें देखकर आसानी से समझ आता है कि तुम अभी गंभीर नहीं हुए हो। तुम्हें हर दूसरे महीने अपने किसी कजिन की शादी में ग्वालियर जाना पड़ता है। कितने कजिन हैं तुम्हारे? नई नई सफलता से पैदा हुए आत्मविश्वास से भरे हुए अविनाश ने नई नई तैयारी करने आए शरद की पढ़ाई के प्रति लापरवाही पर कटु प्रहार कर दिया। शरद को उम्मीद नहीं थी कि अविनाश उसे इस तरह व्यंग के माध्यम से पढ़ाई के लिए प्रेरित करेगा, पर सफल अविनाश को इस फील्ड का नया खिलाड़ी शरद
कोई जवाब नहीं दे पाया। अविनाश की बात सुनकर शरद चुपचाप सामने रखा सूप पीने लगा। मनोज अपनी मुख्य परीक्षा की असफलता के कारण यह चिंतन कर रहा था कि उसकी तैयारी में क्या कमी रह गई थी। मनोज को लग रहा था कि कहीं ना कहीं मेहनत के बावजूद उसकी पढ़ाई के तरीके में जरूर कोई ना कोई खामी रह गई थी। पढ़ाई के सही तरीके को तलाशने के लिए उसने चिंतित होकर अविनाश से पूछा, अविनाश बताओ ना, तरीका क्या है तुम्हारा पढ़ाई का? तुम्हारे अनुभव से हम लोगों को भी लाभ होगा। अरे कुछ विशेष नहीं, किसी दिन समय निकाल कर आओ तो विस्तार से बात करेंगे, अविनाश ने मनोज को टालते हुए कहा। पांडे चुपचाप बैठा यहाँ चर्चा सुन रहा था। सामने रखी सलाद की प्लेट में से टमाटर का टुकड़ा उठाते हुए उसने अविनाश से कहा, अविनाश मनोज के पास समय कहाँ है इन व्यर्थ की बातों के लिए, वे तो पहले ही बहुत व्यस्त है। पांडे इस बात से खुश था कि मनोज के प्रति उसकी भविष्यवाणी सही निकली। प्यार में डूबा मनोज मुख्य परीक्षा में फेल हो गया था। पांडे ने अपने सामने बैठे हुए कोल्ड ड्रिंक पी रहे नवल से कहा, क्यों नवल, मैंने कहा था ना कि प्यार के कारण मनोज का सिलेक्शन असंभव है। उसने पास बैठी श्रद्धा का कोई भी लिहाज नहीं किया। पांडे मनोज के मेंस में असफल होने के कारण केवल श्रद्धा को मान रहा था। अविनाश अपने सिलेक्शन की खुशी में दी जा रही पार्टी में पांडे की कुंठा को सहने के मूड में नहीं था। अविनाश ने उसे फटकारते हुए कहा, बकवास मत करो पांडे, तुम मंचूरियन खाओ। अविनाश की बात का पांडे पर कोई असर नहीं हुआ। वह मनोज की असफलता की अपनी भविष्यवाणी के प्रति उत्साहित हो गया था। वह अपने स्थान पर खड़ा हुआ और हाथ हिलाते हुए मनोज के घाव पर नमक छिड़कना शुरू किया। मनोज जी, आप एक सीन की कल्पना कीजिए, आज से 10-15 साल बाद जब आपको श्रद्धा जिंदगी के किसी मोड़ पर मिलेगी और पूछेगी कि मनोज आजकल क्या कर रहे हो, तो आप क्या कहेंगे? आप चक्की पर काम कर रहा हूँ या जोरा से मुरैना टेम्पू चला रहा हूँ। पांडे की बात सुनकर मनोज और श्रद्धा का चेहरा उतर गया। मनोज को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि पांडे पार्टी में इस माहौल में इतनी घटिया बात कर सकता है। श्रद्धा की आंखों से आंसू बहने लगे। मनोज कभी श्रद्धा को देखता, कभी पांडे को। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या कर रहे। पांडे की बात सुनकर अविनाश भड़क गया। पांडे, यदि तुम अच्छा नहीं बोल सकते तो अपना मुंह बंद रखो। तुम तो प्रीलिम्स में ही फेल हो गए थे, तुमने कौन से तीर मार लिए? मनोज ने कम से कम मेंस परीक्षा तो दी। पांडे ने अविनाश की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और बहुत देर से सामने रखे मंचूरियन को खाते हुए कहा, मैं तो मनोज के भले के लिए कह रहा हूँ, पर उन्हें भले ही की बात कहाँ समझ आती है। पांडे मनोज का सारा भला श्रद्धा के बिना करना चाहता था। श्रद्धा के साथ मनोज के भले का कोई प्लान पांडे के पास नहीं था। अपनी बात पूरी करके पांडे ने मंचूरियन की ग्रेवी को फ्राइड राइस में मिलाकर खाना शुरू कर दिया। अपमान और शर्मिंदगी के कारण श्रद्धा का पार्टी में बैठना मुश्किल हो गया। वह अपने आंसू पोंछती हुई उठी और पार्टी छोड़कर जाने लगी। मनोज भी उसके पीछे चल दिया। मनोज को वहां से जाते हुए देख पांडे ने लोगों को सुनाते हुए कहा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसके पहले कि मनोज के कई बार अपमान हुए थे। गांव में घुसते ही व्यंग बाण झेले थे। लाइब्रेरी में भी उसे अपमानित किया गया था। अपमान और बेबसियों की एक लंबी श्रृंखला को उसे झेला था। पर आज श्रद्धा के सामने पांडे ने उसकी योग्यता और भविष्य पर ही सवाल खड़ा कर दिया। पांडे ने उसकी इस असफलता का सारा ठीकरा उसके प्यार पर फोड़ दिया। दोनों सिर झुकाए साथ चले जा रहे थे। दोनों मुखर्जी नगर के पार्क में जाकर बैठ गए। मनोज ने गुस्से में श्रद्धा से कहा, मैं पांडे को कभी माफ़ नहीं करूंगा, ये अपमान मैं नहीं भूलूंगा। श्रद्धा ने ठंडी आवाज़ में कहा, पांडे ने तो हमें आईना दिखाया है, असफलता ऐसे ही अपमानित होती है। अब इन अपमानों की आदत डाल लो मनोज। चेहरे का रंग लाल हो गया था मनोज का। श्रद्धा अपनी बात कहकर मनोज की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही थी, पर मनोज अभी भी अपमान में जल रहा था। मनोज को चुप देखकर श्रद्धा ने आगे कहा, इसलिए मैं कहती थी कि केवल पढ़ाई पर ध्यान दो, बेकार की बातों को दिमाग से निकाल दो, पर तुम्हारे साथ अब लोग मेरा भी अपमान कर रहे हैं। पांडे के कड़वे व्यंग से आज मनोज को उम्मीद थी कि श्रद्धा पांडे को भला बुरा कहेगी, पर जब श्रद्धा ने मनोज पर ही दोष लगाया तो वह उखड़ गया। ऐसा कौन सा अपराध कर रहा हूँ मैं जो बार बार मुझे अपमानित किया जा रहा है? तुम भी मुझे ही गलत कह रही हो। पहले से अपमानित मनोज की आवाज़ थरथराने लगी और वह सामान से तेज हो गई। उसने अपने कपकपाते हुए हाथों से पार की बेंच के हत्थे को कसकर पकड़ लिया। मैं तुम्हें गलत नहीं कह रही मनोज, इस बार ये प्यार अधूरी बात ही कह पाई। श्रद्धा मनोज से बात उलझी हुई रह गई। मनोज ने सामने खड़ी श्रद्धा की आंखों में गहराई से देखते हुए पूछा, किससे प्यार कर रहा हूँ मैं? क्या प्यार कर रहा हूँ मैं? फिर कुछ देर रुककर उसने श्रद्धा से फिर पूछा,
कौन मुझसे प्यार करता है, तुम्हें तो पता ही होगा। पता है तो बताती क्यों नहीं। मनोज बेंच पर उठकर खड़ा हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वह खड़े होकर क्या करे, इसलिए वे फिर बेंच पर बैठ गया। मेरे हाथ में नहीं है कुछ भी श्रद्धा, मैं क्या करूं? नहीं निकलती तुम मेरे दिल से, मैं क्या करूं? कोई कुछ भी कहे, मैं तुमसे दूर नहीं हो सकता। मैं प्यार नहीं कर रहा तुमसे, मैं तो केवल सांसें ले रहा हूं तुम्हारे नाम की। पांडे पूछता है कि 15 साल बाद तुम पूछोगी कि मैं क्या करता हूं तो मैं क्या कहूँगा? 10-20 साल बाद नहीं, हज़ारों साल बाद भी तुम पूछोगी ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं यही कहूँगा कि मैं तुम्हारे नाम के साथ सिर उठाए खड़ा हूँ। ना जाने कब से मनोज के मन में दबी हुई प्यार की चिंगारी भड़क उठी। बिना किसी संकोच के मनोज ने श्रद्धा के सामने अपना प्यार अभिव्यक्त कर दिया। श्रद्धा की आंखें अब हिल नहीं पा रही थी, वे मनोज के चेहरे पर जम सी गई थी। मनोज की नज़रें अंधेरे पार्क में कुछ ढूंढने लगी। जब उसे अपनी नज़रें पार्क में घुमाने के बाद भी कुछ नहीं मिला तो उसने 2 लंबी सांसें भरकर श्रद्धा से कहना शुरू किया। पांडे कहता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। क्या मैं इतना कमज़ोर हूँ? क्या प्यार कमज़ोर कर देता है? बस मुझे लगे कि तुमने 2 घड़ी मेरे बारे में सोचा, इतने से ही मैं भरा भरा घूमता फिरूँ। बस तुम एक नज़र मुझे देख भर लो, इतने में ही मैं ये दुनिया उलट पलट कर दूं। ये नौकरी सिलेक्शन क्या चीज़ है? अपने बाग के अंत तक आते आते श्रद्धा के प्यार में मनोज पूरी तरह डूब चुका था। इसी डूबने से वे बन पाएगा, ऐसा उसे लग रहा था। श्रद्धा को लग रहा था कि मनोज अपनी नहीं, शायद उसकी खुद की बात कह रहा है। श्रद्धा भी मनोज के बारे में यही सब तो सोचती रहती है। मनोज जब 5 दिनों के लिए अपने गाँव चला गया था तब वह उसके लिए परेशान हो गई थी। आज उसकी बात सुनकर ना जाने कब से रुके हुए आंसू उसकी आंखों में आने को तरस रहे थे, लेकिन वह उन्हें रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी। 1-2 मिनट बाद उसने कहा, चलो मनोज, देर हो रही है। मनोज उठा और श्रद्धा के साथ साथ चलने लगा। चुपचाप श्रद्धा के हॉस्टल पहुंचने तक रास्ते भर दोनों ने कोई कुछ नहीं बोला। मनोज से के पास बोलने के लिए अब कुछ था ही नहीं। वह तो अपने आप को खाली कर चुका था और श्रद्धा शायद अपने भरे मन में से बोलने लायक मोती चुनने की कोशिश कर रही थी। हॉस्टल के बाहर स्ट्रीट लाइट में 2 छोटी लड़कियां बैडमिंटन खेल रही थी। श्रद्धा हॉस्टल के गेट पर चढ़कर खड़ी हो गई। श्रद्धा ने मनोज से कहा, मनोज, तुम्हारे भीतर असीम संभावना है। तुममें अगर क्षमता नहीं होती तो मुझे तुमसे कुछ भी नहीं कहना था। अपनी क्षमता के साथ न्याय ना करना खुद से और इस समाज से अन्याय करना होगा। सारे अपमानों से बदला लेने का एक और केवल एक ही तरीका होता है, वह है सफल होकर दुनिया के सामने खड़े हो जाना। श्रद्धा मनोज की क्षमता पर भरोसा जता रही थी। अब विदा की बारी थी। बैडमिंटन खेल रही लड़कियों में से एक लड़की की शटल रैकेट पर कम आ रही थी, नीचे अधिक गिर रही थी। श्रद्धा ने खेलती हुई लड़कियों की तरफ देखते हुए मनोज से कहा, मनोज, मैं केवल 2 घड़ी तुम्हें याद नहीं करती, हमेशा तुम्हें याद करती हूँ। उसकी आंखें के सामने मनोज के गाँव जाने वाले 5 दिन अचानक तैर गए। अकेले उदास दिन, हर जगह मनोज को ढूंढने तलाशते दिन, मनोज के बिना निर्जीव से पड़े दिन, मनोज के आने के बाद फिर से चंचल और सुख भरे दिन। उसने अपनी आंखें लड़कियों की तरफ से हटाकर मनोज की तरफ कर ली। मनोज की आंखों में देखते हुए श्रद्धा ने कहा, मनोज, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। कुछ देर सन्नाटा रहा, केवल रैकेट पर शटल के लगने की आवाज़ आ रही थी। श्रद्धा ने मनोज को एकटक देखते हुए कहा, अब उलट पलट दो ना ये दुनिया प्लीज़। श्रद्धा ने मनोज के प्यार और उसकी क्षमताओं को एक साथ कर दिया। इतना कहकर श्रद्धा ने एक पल मनोज को देखा और पलटकर हॉस्टल में चली गई। मनोज गेट पर खड़ा रह गया। उसकी दुनिया अचानक एक पल में बदल गई थी। श्रद्धा की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी, अब उलट पलट कर दो ना ये दुनिया प्लीज़। बैडमिंटन में जीतने वाली लड़की ने हारने वाली लड़की से कहा, तू शटल पर फोकस नहीं कर रही है, इसलिए बार बार हार जाती है, फोकस करना। मनोज ने लड़की की आवाज़ सुनी और हल्की मुस्कान उसके होठों पर तैर गई। फिर वह तेज़ी से पलटा और नेहरू विहार जाने की जगह गांधी विहार जाने लगा। गांधी विहार जाने के लिए जब कोई भी टेम्पो खाली नहीं मिला तो उसने गांधी विहार जाने के लिए दौड़ लगा दी। मनोज को बार बार श्रद्धा की बात सुनाई दे रही थी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कब से ये एक वाक्य मनोज सुनने चाह रहा था श्रद्धा से। कब से वह श्रद्धा के चेहरे पर इसी लालसा को देखता था कि वह उसके प्यार को स्वीकार करके मुस्कुरा जाए। आज वह दिन आ गया था, लेकिन क्या प्यार किसी के भीतर इतनी ऊर्जा भर देता है? मनोज को लग रहा था कि वह दौड़ नहीं रहा बल्कि उड़ रहा है, और उड़कर अविनाश के कमरे पर नहीं जा रहा बल्कि आसमान के तारे तोड़ने जा रहा है। अब तक की असफलता की निराशा पीछे छटती जा रही थी और सफलता की उम्मीद उसे आगे बढ़ा रही थी। 10 मिनट लगातार दौड़ने के बाद वह अविनाश के कमरे पर पहुंच गया। अविनाश ने रात को 10 बजे मनोज को हाँफते हुए अपने दरवाजे पर देखा तो चौंक गया।
मनोज ने बिना समय बर्बाद किए अविनाश से कहा, अविनाश मेरे पास अब केवल लास्ट अटेम्प्ट बचा है। मैं इस लास्ट अटेम्प्ट में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तुम मुझे बताओ कैसे पढ़ाई करनी है। अविनाश समझ गया कि उसके दिल पर गहरी चोट लगी है। फिर भी अविनाश ने उससे कहा, कल आ जाते हैं, रात को क्यों परेशान हुए हो। मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, एक एक पल मेरे लिए कीमती है, मनोज ने तबाक से कहा। अविनाश ने अपने हाथ में बंधी डिजिटल वॉच उतारी और उसे देते हुए कहा, अब तुम पढ़ाई के सही ट्रैक पर आ गए हो, इसी खुशी में ये गिफ्ट मेरी तरफ से। मनोज ने चौंकते हुए कहा, थैंक यू अविनाश, लेकिन मुझे गिफ्ट की ज़रूरत नहीं। तुम यदि पढ़ाई के कुछ टिप्स बताओगे तो मेरे लिए बहुत उपयोगी होंगे। अविनाश ने मुस्कुराते हुए कहा, घड़ी बांध लो पहले। उसने चुपचाप अविनाश द्वारा दी गई डिजिटल वॉच अपनी कलाई पर बांध ली। अविनाश ने मनोज की कलाई पर पकड़कर उस घड़ी का बटन दबाया उससे कहा, मनोज ये स्टॉप वॉच है, अब मैं तुम्हें पढ़ाई के कुछ नियम बताऊंगा। स्टॉप वॉच मैंने शुरू कर दी है, जितनी देर मैं तुमसे बात करूंगा उतना समय ये स्टॉप वॉच दिखाएगी। तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। अविनाश ने आगे कहा, मनोज 22 मई को आईएएस प्रीलिम्स है, यानी अब केवल 1 महीना बचा है। इस 1 महीने में तुम्हें केवल प्रीलिम्स की तैयारी करना है, मुख्य परीक्षा को अभी भूल जाओ। कुछ देर रुककर अविनाश ने आगे कहना जारी रखा, मनोज तुम पुराने सालों के पेपर कई बार सॉल्व करो, क्योंकि प्रीलिम्स में पुराने सालों के पेपर में से कई प्रश्न सीधे सीधे आ जाते हैं और हम वही प्रश्न गलत कर आते हैं। प्रीलिम्स में केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, तो तुम्हें इस पूरे महीने में प्रैक्टिस बुक के हज़ारों ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करने हैं। सिलेबस का कोई भी टॉपिक हल्के में नहीं लेना। मनोज अविनाश की दी जा रही टिप्स को नोट करता जा रहा था। अविनाश ने जनरल स्टडी के बारे में बताया। जनरल स्टडी में भी यही ट्रेंड रहेगा। हाँ, आजकल परीक्षा में करंट अफेयर बहुत पूछा जाता है, इसलिए किसी मासिक पत्रिका से तुम हर महीने का करंट अफेयर तैयार करो। इतना कहकर उसने मनोज की कलाई पकड़ी और स्टॉप वॉच बंद कर दी। फिर उसने कहा, मनोज मेरी बात पूरी होने में 12 मिनट 16 सेकंड लगे हैं। मनोज ने देखा कि घड़ी 12 मिनट 16 सेकंड पर रुक गई। अविनाश ने पूछा, तुम रोज़ कितने घंटे पढ़ते हो? 10 घंटे, मनोज ने सोचते हुए कहा। अविनाश ने हंसते हुए पूछा, कन्फर्म? मनोज चुप हो गया। उसने कभी अपने घंटे गिने ही नहीं थे। अविनाश ने कहा, अब तुम्हें एक एक मिनट का ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए ये स्टॉप वॉच हमेशा अपनी कलाई पर बांधो। जब तुम पढ़ाई कर रहे हो तो स्टॉप वॉच चालू रखना। जब तुम खाना खा रहे हो, कोई मिलने आ रहा है या किसी से बात कर रहे हो तो इसे रोक देना। एक डायरी में स्टॉप वॉच के हिसाब से पढ़े गए रोज़ के घंटे आपके रिकॉर्ड के लिए दर्ज रहेंगे। 8 घंटे पर पुअर, 10 घंटे पर गुड और 12 घंटे पर वेरी गुड खुद को दो। अब तुम्हें सेल्फ मोटिवेट होकर पढ़ाई करना है। मनोज ने इस तरह की पढ़ाई पहले कभी नहीं की थी। इस तरह के घंटे का हिसाब तो कभी नहीं किया था। सामने किताब रहती थी और वह अपने रूम पार्टनर पांडे से बात करता रहता था। वह और सोचता था कि आज तो 10 घंटे पढ़ लिए। मनोज अविनाश के कमरे से उत्साहित होकर अपने कमरे पर चला गया। अगले दिन उसने श्रद्धा से अपनी पढ़ाई की नई प्लानिंग डिस्कस की। मनोज, अविनाश एकदम सही कह रहा है। मैं तो अब उत्तरांचल पीसीएस पर फोकस करूंगी। इस साल का आईएएस एग्ज़ाम मैं नहीं दे रही, लेकिन तुम्हें अपने चौथे और आखिरी अटैम्प्ट की तैयारी करना है। केवल उस पर फोकस करो, अब नहीं तो कभी नहीं। मैं अपने मनोज को आईपीएस बना हुआ देखना चाहती हूँ। एक दिन पहले ही मनोज के प्यार को स्वीकार करने वाली श्रद्धा ने मनोज से कहा। शुरू में मनोज की पढ़ाई स्टॉप वॉच के अनुसार 6 घंटे से ज़्यादा नहीं हो पाती थी। धीरे धीरे उसने 10 से 12 घंटे रोज़ स्टॉप वॉच के अनुसार पढ़ाई करना शुरू कर दिया। इस तरह महीने भर में मेहनत और रणनीति से उसने प्रीलिम्स की अच्छी तैयारी कर ली। श्रद्धा चाहती थी कि मनोज केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, इसलिए उसने मनोज को शाम को कुत्ते घुमाने में समय बर्बाद करने से मना कर दिया। श्रद्धा ने तय किया कि वे अपने खर्चे कम कर देगी, जिससे मनोज को पैसे के लिए अधिक आर्थिक परेशान ना होना पड़े। श्रद्धा ने एक लड़की को रूम पार्टनर रख लिया, जिससे 1000 रुपये श्रद्धा के बचने लगे। ये कमरे का किराया भरने के काम आने लगे। ये पैसे मनोज की कमरे का किराया भरने के काम आने लगे। श्रद्धा के कहने पर मनोज ने शाम को कुत्ते घुमाने का काम बंद कर दिया। प्रीलिम्स परीक्षा होगी। मनोज को प्रीलिम्स क्लियर करने में अब कोई संदेह नहीं था। श्रद्धा ने इस बार सिविल सर्विस के स्थान पर उत्तरांचल पीसीएस की प्रीलिम्स दिया था। प्रीलिम्स परीक्षा के अगले दिन विकास सर की कोचिंग में पिछले साल आईएएस बन चुके हिंदी मीडियम के विद्यार्थी सौरभ राव तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को परीक्षा पास करने के टिप्स देने आए थे।
मनोज मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए सटीक रणनीति तलाश रहा था। वह सिलेक्टेड सौरभ राव की सफलता की रणनीति को अक्षरशः पालन करने को बेताब था। उसने सौरभ राव से पूछा, सर मुख्य परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर लाने के लिए क्या करें? सौरभ राव ने बताया, लोग मानते नहीं हैं, पर यदि कुछ बातें याद रखें तो सफलता जरूर मिलती है। सौरभ राव ने आगे कहा, मुख्य परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं पूछे जाते, बल्कि निबंधात्मक उत्तर परीक्षा में लिखने होते हैं। इसलिए प्रीलिम्स की पढ़ाई की स्ट्रेटजी मुख्य परीक्षा के किसी काम नहीं है। मुख्य परीक्षा के लिए ये स्ट्रेटजी है कि अधिक से अधिक याद करो, अधिक से अधिक लिखकर देखो, परीक्षा के पुराने पेपर सॉल्व करो, बहुत सारे मॉक टेस्ट दो। सौरभ राव की क्लास के बाद मनोज ने श्रद्धा से कहा, श्रद्धा, मुझे समझ आ गया कि मैं तीसरे अटेम्प्ट में क्यों असफल रहा था। उस अटेम्प्ट से मैंने केवल नोट्स पढ़े थे, लेकिन उन्हें याद करके कई बार लिखकर नहीं देखा था। टेस्ट भी नहीं दिए थे। केवल पढ़ने से काम नहीं चलता, यदि याद कर के बार बार लिखकर देखना चाहिए। इस बार मैं सौरभ राव सर के बताए गए तरीके से ही पढ़ूंगा। दोनों मुखर्जी नगर के शक्ति पुस्तक भंडार पहुंच गए। मनोज ने 500 कागज़ के 2 पैकेट खरीदे और श्रद्धा से कहा, एक महीने में 500 पेज, यानी रोज़ लगभग 20 पेज हमें लिखने हैं। श्रद्धा, तुम्हें भी उत्तरांचल मुख्य परीक्षा के लिए यही रणनीति अपनानी होगी। अब हम रोज़ 20 पेज लिखेंगे, पहले याद करेंगे, फिर लिखेंगे और टेस्ट देंगे, और ये क्रम परीक्षा तक चलेगा। पर मनोज के मन में कुछ आशंका थी, लेकिन एक समस्या है श्रद्धा, यदि मैं अच्छा ना लिख पाया तो गंदा लिखो, पर लिखो। अच्छा लिखने के इंतजार में ही लोग उत्तर नहीं लिखते। अधिकांश विद्यार्थी सीधे परीक्षा हॉल में ही पहली बार लिखते हैं। परीक्षा हॉल में पहली बार गंदा लिखने से अच्छा है घर में कई बार गंदा लिखकर हम अपना लेखन सुधार लें। श्रद्धा ने मनोज से कहा, सही कह रही हो तुम, इस बार मैं इतना लिखूंगा जितना पूरे जीवन में मिलाकर भी नहीं लिखा होगा। मनोज ने कहा। मनोज अब सुबह 4 बजे उठने लगा, परीक्षा के पुराने पेपरों का अवलोकन करता और मिश्रित टॉपिक के प्रश्न पर उत्तर नोट और किताबों को याद करता। उसे जब वह टॉपिक याद आ जाता तो निश्चित समय सीमा में उसे लिखकर देख लेता। सुबह से लगातार 12 बजे तक, उसके बाद दोपहर में 2 घंटे के भोजन के और विश्राम के बाद 2 बजे से 6 बजे तक दूसरे विषय में यही क्रम दोहराता। तीसरे अटैम्प्ट के विपरीत इस बार श्रद्धा सुबह से मनोज के कमरे पर नहीं जाती, बल्कि दिन भर की पढ़ाई का लक्ष्य दे पाती। श्रद्धा साइंस, टेक, इंटरनेशनल रिलेशन और करंट अफेयर पर अपने कमरे से नोट्स बनाकर शाम को 6 बजे उसके कमरे पर आती। फिर दोनों सामान्य अध्ययन के टॉपिक रात को 10 बजे तक लिख कर याद करते। पर इसके बावजूद मनोज के लिए सामान्य अध्ययन की समस्या अभी भी बनी हुई थी। उसे सामान्य अध्ययन की कोचिंग की ज़रूरत महसूस हो रही थी। बिना कोचिंग के जनरल स्टडी में अच्छे नंबर नहीं लाए जा सकते थे। विनय सर ने ध्येय नाम से 1 महीने पहले ही कोचिंग खोली है। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मनोज श्रद्धा के साथ ध्येय कोचिंग पहुंच गया। श्रद्धा ने विनय सर से कहा, सर हम 2 लोग पढ़ने वाले हैं, पर पैसे के अभाव में केवल एक ही फीस दे पाएगा। विनय सिंह को अपनी कोचिंग के पहले ही बैच में मुफ्त पढ़ने वालों से सामना करना पड़ गया। मनोज ने विनय सर को एकदम ईमानदारी से बता दिया, सर मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर सामान्य अध्ययन पढ़ना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। विनय सर के पास अभी 15 स्टूडेंट ही आए थे। उन्हें अधिक से अधिक स्टूडेंट की ज़रूरत थी, फिर भी वे फ्री स्टूडेंट नहीं चाहते थे। उन्होंने मनोज को टालने की कोशिश की, यदि मैंने तुम्हें बिना फीस के पढ़ाया तो दूसरे स्टूडेंट के साथ अन्याय होगा। मनोज ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने कहा, सर बिना जनरल स्टडी की कोचिंग के मेरा सिलेक्शन संभव नहीं है। सिलेक्शन के बाद जब मुझे पहली सैलरी मिलेगी, मैं सबसे पहले आपकी फ़ीस चुकाऊंगा। मनोज की बात सुनकर विनय सर हंस दिए। फिर उन्होंने अपनी टेबल के ड्रॉर में से 8,000 रुपये निकाले और मनोज को देते हुए कहा, फ़ीस तो तुम्हारी माफ़ नहीं हो सकती, इसलिए ये पैसे लो और काउंटर पर जमा कर दो। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं तब वापस कर देना, पर अभी पैसे के अभाव में तुम पढ़ाई से वंचित नहीं हो सकते। पहली बार मिलने वाला कोई अनजान टीचर उसके लिए अपनी जेब से 8,000 रुपये दे रहा था। मनोज का मन विनय सर के प्रति सम्मान से भर गया। विनय सर के पढ़ाने का तरीका भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड था। वे पढ़ाने से ज़्यादा टेस्ट लेने में भरोसा रखते थे। उनकी कोचिंग में जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता, अगले दिन पढ़ाने के पहले उसका टेस्ट जरूर लेते। उसने अपने लक्ष्य के अनुसार हिंदी, इतिहास और सामान्य अध्ययन के सैकड़ों प्रश्न उत्तर लिख डाले। विकास सर, विनय सर उसके लिखे हुए उत्तर को चेक करते और गलती निकालने पर मनोज को फिर सुधार कर लिखने का प्रयास करते। अगस्त की 5 तारीख आ गई। अविनाश के कमरे पर
उसके बर्थडे पार्टी चल रही थी। गुप्ता और शरद डांस कर रहे थे। मनोज की पढ़ाई अच्छी चलने के कारण आज वे भी अविनाश के बर्थडे में आ गया था और डांस कर रहा था। उसके डांस के स्टेप बेहतरीन थे, पर पास बैठी श्रद्धा को उसके अनगढ़ डांस पर मोहित हुए जा रही थी। नवल और पांडे बैठकर पनीर बनाने के लिए प्याज और टमाटर काट रहे थे। तभी किसी ने सूचना दी कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया है। पार्टी थम गई। डांसरों के थिरकते हुए पैर जड़ हो गए। पार्टीबाजों के दिलों की धड़कनें अचानक बढ़ गई। मनोज धम से ज़मीन पर बैठ गया। प्रीलिम्स के अच्छे पेपर जाने के बावजूद अंतिम अटेम्प्ट की प्रीलिम्स के रिजल्ट के प्रति आशंकित करने वाले भय ने उसे घेर लिया। प्याज और टमाटर अधूरे कटे हुए छूट गए। पांडे, अविनाश, गुप्ता, नवल और मनोज रिजल्ट जानने के लिए तरफ उठे। मनोज के रूम पार्टनर शरद ने यह प्रीलिम्स नहीं दिया था, इसलिए वह केवल दर्शक बना रहा। वह सभी के रिजल्ट इंटरनेट पर देख आया। मनोज, अविनाश, नवल, पांडे का प्रीलिम्स क्लियर हो गया, गुप्ता का नहीं हुआ। वह दुख से भर गया। उसने अपने दुख को कंट्रोल करने के लिए सिगरेट का एक लंबा कस लगाया और धड़ाम से ज़मीन पर गिर गया। सब घबरा गए। अविनाश ने ज़मीन पर गिरे हुए गुप्ता को झकझोरा। उठो बे गुप्ता! शरद ने घबराकर पानी का छिड़काव गुप्ता के मुंह पर किया। थोड़ी देर बाद उसे होश आ गया। उसके चारों अटेम्प्ट खत्म हो गए थे। उसका एक बार भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। वह अपने कमरे में गया और उसने कमरा अंदर से बंद कर लिया। गुप्ता के इस तरह कमरा बंद करने से सभी लोग आशंकित हो गए। अविनाश ने आवाज़ लगाई, गुप्ता नौटंकी मत करो, बाहर आ जाओ। प्याज टमाटर कट गए हैं, पनीर कौन बनाएगा? गुप्ता अच्छा कुक भी था, इसलिए आज की पार्टी में पनीर बनाने का दायित्व उसी के पास था। अविनाश को डर था कि अब पनीर कैसे बनेगा। ग्रुप में आज सफलता का अनुपात ज़्यादा था, इसलिए अविनाश केवल गुप्ता के दुख के कारण पार्टी निरस्त करने के मूड में नहीं था। अविनाश के पुकारने के बावजूद अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। सभी को चिंता पड़ने लगी। नवल ने गुप्ता के मन को सांत्वना देते हुए कहा, गुप्ता 4 अटेम्प्ट की व्यवस्था केवल IAS की परीक्षा में है। स्टेट PSC की परीक्षा 40 साल तक दे सकते हैं। 10 साल हैं अभी तुम्हारे पास, घबराओ नहीं। इतना कहकर नवल ने दरवाजे में लात मारकर गुप्ता को चेताया। यदि वह जल्दी बाहर न आया तो दरवाज़ा तोड़ भी दिया जा सकता है। गुप्ता भी ग्रुप के धैर्य की परीक्षा ज़्यादा देर तक नहीं ले पाया। वह जानता था कि ज़्यादा देर को भवन में रहने के कारण ग्रुप के सदस्य उसे अकेला दुखी छोड़कर अपनी रसोई रेस्टोरेंट भी जा सकते हैं। फिर उसे बनाने वाला कोई नहीं रहेगा, इसलिए वह मान गया। उसने दरवाज़ा खोल दिया। वापस आने पर उसके हाथ में 6 स्टील के स्टार और 2 IPS के तमगे थे। वह अपनी पुलिस की वर्दी में से उन्हें निकाल लाया। उसने वे तमगे और स्टार बाथरूम के बाहर रखे डस्टबिन में फेंक दिए और गाली देता हुआ बोला, साला चलो टंटा ख़त्म हुआ। IPS में वैसे भी अपने राज्य में पोस्टिंग नहीं मिलती। केरल या पश्चिम बंगाल में IPS बनने से क्या लाभ? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मनोज ने गुप्ता द्वारा डस्टबिन में फेंके IPS के स्टार और बिल्ले निकालकर अपनी जेब में रख लिए। श्रद्धा ने IAS का ये प्रीलिम्स नहीं दिया, लेकिन कुछ दिन बाद रिजल्ट में उसकी उत्तरांचल PCS की प्रीलिम्स क्लियर हो गई। श्रद्धा हरिद्वार जाकर उत्तरांचल की मुख्य परीक्षा भी दे आई। प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद मनोज दुगने जोश के साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट गया। उसे अब दिन रात होश नहीं रहा। 20 पेज लिखने का लक्ष्य रोज़ 25-30 पेज तक पहुंच गया। एक अजीब सा पागलपन उस पर छा रहा था। उसके दिमाग में इस समय केवल पढ़ाई ही थी। वह सब भूल गया था कि घर परिवार, दोस्त, रिश्तेदार सब केवल याद करना लिखना। बस मुख्य परीक्षा में केवल 1 महीना बचा था। उसने विकास सर और विनय सर के यहाँ टेस्ट पेपर देना शुरू किए। मनोज पूरे 3 घंटे तक पूरी एकाग्रता से केवल टेस्ट पेपर सॉल्व करता। वह प्रश्नों के उत्तर लिखने से पहले एक रूपरेखा तैयार करता। उस उत्तर में लिखना क्या है, भले ही उस रूपरेखा को बनाने में उसने 3 या 4 मिनट लग जाए, पर बिना रूपरेखा बनाए वह प्रश्न शुरू नहीं करता। मनोज ने 1 महीने 25-30 टेस्ट पेपर कोचिंग में जाकर दे दिए। इन टेस्ट पेपरों में उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। परीक्षा आ गई। मनोज का सेंटर दिल्ली में ही था। उसके सभी पेपर हो गए। श्रद्धा उत्तरांचल मुख्य परीक्षा की और मनोज IAS मुख्य परीक्षा के रिजल्ट का इंतज़ार करने लगा। मुख्य परीक्षा का रिजल्ट इंटरनेट पर लोड हो रहा था। शरद सबके रिजल्ट देखने इंटरनेट कैफ़े गया। मनोज के साथ उसके कमरे पर अविनाश, नवल और पांडे मुख्य परीक्षा के रिजल्ट का सांस से थामे इंतजार कर रहे थे। पांडे ने पहली बार मुख्य परीक्षा दी थी। वह भी अविनाश के साथ मनोज के कमरे पर गया। श्रद्धा भी मनोज का रिजल्ट जानने उसके कमरे पर गई थी। प्रीलिम्स में गुप्ता कंकड़ की तरह चढ़कर बाहर हो चुका था और वह आगे की दौड़ में झंझट से मुक्त हो गया। इसलिए आज के रिजल्ट को वह केवल एक मनोरंजक घटना के रूप में देख रहा था। गुप्ता
ने इस समय का सदुपयोग किया और पत्रकार की भूमिका में आ गया। उसने सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए मनोज से पूछा, मनोज जी, आपका ये अंतिम अटेम्प्ट है, कैसा महसूस हो रहा? अविनाश ने गुप्ता को गाली देते हुए कहा, गुप्ता, यहाँ प्राण निकले जा रहे हैं, तुम्हें फालतू के प्रश्न सूझ रहे हैं? पर मनोज ने गुप्ता को जवाब दिया, ये अंतिम प्रयास है, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। पर हाँ, मेहनत बहुत की है इस बार मैंने, इसे मैं स्वीकार करता हूँ। मैं अपनी तरफ से संतुष्ट हूँ, बाकी सब मेरे हाथ में नहीं है। तभी शरद हाँफता हुआ आ गया। सबकी सांसें अटक गई। शरद ने सस्पेंस ना रखते हुए कहा, मनोज भैया और अविनाश जी मुख्य परीक्षा में पास हो गए, पांडे जी और नवल जी का नहीं हो पाया। मनोज को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने जीवन की पहली मुख्य परीक्षा क्लियर हो गई। वह चीखकर अपनी खुशी व्यक्त करना चाह रहा था, लेकिन पांडे और नवल का दुख देखकर उसने अपनी खुशी कंट्रोल कर ली। पांडे और नवल अविनाश और मनोज की खुशी के विपरीत उदास और दुखी बैठ रहे थे। गुप्ता को पांडे और नवल के रूप में दो नए साथी मिल गए। अपने समाज में वृद्धि होते हुए देख गुप्ता संतुष्ट हो गया। पांडे और नवल को असफल और दुखी देखकर मनोज ने कहा, तुम दोनों चिंता मत करो, अगली बार तुम्हारा जरूर हो जाएगा। निराश और दुखी पांडे पर मनोज की सांत्वना का कोई असर नहीं पड़ा। वह मनोज के पलंग पर निडाल सा बैठ रहा। नवल भी अपनी असफलता से दुख में वहीं कुर्सी पर बैठा रो रहा था। अब इस कमरे का दृश्य बड़ा अजीब था। दो सफल लोग प्रसन्न थे और दो असफल लोग रो रहे थे। दो तटस्थ व्यक्ति दुखी लोगों को ढांढस बना रहे थे और सफल लोगों को बधाई भी दे रहे थे। कुछ देर बाद सभी अपने अपने रास्ते चल दिए। रास्ते में गुप्ता ने अविनाश से पूछा, अविनाश, तुम तो कहते थे कि सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले को प्रेम में नहीं पड़ना चाहिए, पर आज तो प्रेमी मनोज सफल हो गया और प्यार न करने वाले पांडे जी असफल हो गए। अब क्या कहोगे? अविनाश ने भड़ककर कहा, कुछ नहीं कहूँगा, चलो चुपचाप। अविनाश इस नाजुक मौके पर पांडे का दिल नहीं दुखाना चाहता था। पांडे जी अपनी असफलता से बहुत दुखी था। उसने यह भी नहीं समझ आ रहा था कि मनोज का मेंस कैसे क्लियर निकल गया। मनोज तो दिन भर श्रद्धा के प्यार में डूबा रहता था, फिर मनोज मुख्य परीक्षा में कैसे पास हो गया? पांडे को नहीं पता था कि 5 महीने में मनोज ने किस तरह और कैसी पढ़ाई की थी। गुप्ता की सेहत पर इस बार रिजल्ट का कोई असर नहीं हुआ था, इसलिए वह मुक्त भाव से कमेंट कर रहा था। आज तो मनोज बहुत खुश होगा, उसे प्यार के साथ साथ सफलता भी मिल गई। मनोज के जीवन का सबसे अच्छा निर्णय क्या रहा पता है अविनाश? गुप्ता मनोज के रिजल्ट की व्याख्या कर रहा था और सफल अविनाश से उसकी पुष्टि भी चाहता था। अविनाश ने बात टालने के उद्देश्य से कहा, बता दो, बिना बता तुम मानोगे नहीं। गुप्ता ने अपनी आवाज़ को रहस्यमयी ढंग से धीमा करते हुए कहा, पांडे को अपने कमरे से निकालना और श्रद्धा से प्यार करना। पांडे ने जब गुप्ता की बात सुनी तो जैसे आग लग गई। क्रोध से भरे पांडे ने कहना शुरू किया, गुप्ता, मुझे मनोज ने नहीं निकाला, बल्कि मैं ही उसे छोड़कर गांधी विहार आ गया था। दूसरी बात, मनोज की सफलता अभी दूर है, फाइनल रिजल्ट नहीं है, इंटरव्यू अभी बाकी है। तीसरी बात, ऐसे प्यार बहुत देखे हैं। श्रद्धा के घर वालों को जिस दिन पता चलेगा कि वह दिल्ली में प्यार कर रही है, उसे दिल्ली से खींचकर ले जाएंगे और मनोज का प्यार धरा रह जाएगा। गुप्ता कौन बताएगा श्रद्धा के घर वालों को? पांडे के मन में अब क्रोध, दुख, ईर्ष्या, निराशा, पराजय के भाव घुल मिलकर गट रहे हैं। अशांत और व्यवस्थित मन पांडे के कंट्रोल से बाहर हो रहा था। उसने कांपती और तेज आवाज़ से कहा, कोई तो बताएगा ही, कब तक छुपी रहेगी ये बातें? बहुत प्यार कर लिया मनोज ने। पांडे आज प्यार के साथ मनोज की सफलता को पचा नहीं पा रहा था। गुस्से में उसकी चाल तेज हो गई थी। मनोज की ही बिल्डिंग में उसके बगल के कमरे में वरुण रहता था। उसके चारों अटेम्प्ट खत्म हो गए थे। वरुण रोज शाम को पूजा करता और बहुत सुर में हनुमान चालीसा का पाठ करता था। मुख्य परीक्षा के रिजल्ट के कुछ दिन बाद मनोज वरुण के कमरे पर गया। मनोज की मुख्य परीक्षा की खुशी देखकर वरुण ने कहा, मनोज, अभी दिल्ली दूर है, मैं तो 2 बार इंटरव्यू से वापस आया हूँ और आज वहीं हूँ जहाँ से चला था। मेरे चारों अटेम्प्ट ख़त्म हो गए, पर घर वापस किस मुंह से जाऊँ, इसलिए यहाँ रह रहा हूँ। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ये सब माया जाल है।
जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता आपको खुश होने का कोई अधिकार नहीं है। वरुण ने अपने दिल का दर्द कड़वे यथार्थ के रूप में मनोज से कह दिया। मनोज चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गया। उम्मीद और नाउम्मीदी का दौर है ये। उम्मीद कितने लोगों की पूरी होती है, सेलेक्ट कितने लोग होते हैं, लाखों में से 200-300 बस। बाकी लोग तो फिर से हताश हो जाते हैं, फूट फूट कर रोते हैं, कुछ दिनों के लिए होश खो देते हैं, किसी से नज़रें नहीं मिला पाते हैं, फिर अपनी कमियां ढूंढते हैं, उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं और फिर एक साल लंबी पढ़ाई का सिलसिला शुरू होता है। सालों साल चलता ये सिलसिला, तब जाकर कोई एक अपनी मंजिल तक पहुंचता है। कई तो अंत तक सफल नहीं हो पाते। ये अंतहीन सिलसिला है जो यहाँ मुखर्जी नगर में ही नहीं बल्कि देश के हर शहर में चल रहा है। मनोज ने अपनी डायरी में अपने मन के विचार लिखे। मुख्य परीक्षा की सफलता की खुशी अब इंटरव्यू की तैयारी और फाइनल रिजल्ट की अनिश्चितता में डूबी रही थी। तभी श्रद्धा आ गई। श्रद्धा ने आते ही मनोज से कहा, मेरा उत्तरांचल मेंस क्लियर हो गया है। श्रद्धा की बात सुनकर उसने उत्साहित होकर कहा, लो अब क्या कहोगी तुम, तुम्हें सलाम। श्रद्धा के चेहरे पर आत्मविश्वास दिख रहा था। श्रद्धा ने मनोज का हाथ थाम लिया और उससे बोली, हम दोनों के इंटरव्यू अभी बाकी है मनोज। मनोज ने उत्साह से कहा, तुम्हारा इंटरव्यू तो सबसे अच्छा जाएगा, तुम्हें डिप्टी कलेक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद से सजा सपना मनोज देखने लगा। श्रद्धा ने मनोज से कहा, हाँ मनोज, यदि मैं डिप्टी कलेक्टर बन गई तो मेरे पापा कितने खुश होंगे, उनका सपना पूरा हो जाएगा। MBBS में सेलेक्ट ना होने की असफलता ने उन्हें बहुत निराश कर दिया था। उनके सामने मैं सिर उठाकर खड़ी हो पाऊंगी। श्रद्धा ने मनोज से आगे कहा, मैं अल्मोड़ा जा रही हूँ, वहीं से हरिद्वार जाऊंगी पापा के साथ इंटरव्यू देने। इंटरव्यू देकर मैं वापस आ जाऊंगी। श्रद्धा की बात सुनकर मनोज ने कंफर्म करना चाहा, श्रद्धा अपना इंटरव्यू देकर तुम दूसरे दिन ही वापस आ जाना। तुम अपने इंटरव्यू की तैयारी पर ध्यान दो, तुम्हारे इंटरव्यू के पहले मैं वापस आ जाऊंगी। श्रद्धा ने आश्वासन दिया। अगले दिन श्रद्धा अल्मोड़ा चली गई। एक शाम श्रद्धा का फ़ोन मनोज के कमरे के नीचे STD पर आया। श्रद्धा ने मनोज से कहा, मनोज मेरा इंटरव्यू अच्छा गया है। फिर कुछ देर रुक कर श्रद्धा ने मनोज से कहा, पर मैं दिल्ली जल्दी नहीं आ पाऊंगी। श्रद्धा की बात सुनकर मनोज ने आश्चर्य से पूछा, क्यों श्रद्धा, क्या हुआ? श्रद्धा ने दुखी स्वर में कहा, दिल्ली के किसी ने पापा को फ़ोन करके ये बता दिया है कि मैं किसी लड़के से प्यार कर रही हूँ। मम्मी कह रही थी कि जब से ये फ़ोन आया है तब से पापा दुखी हैं। किसने किया होगा ये फ़ोन? मनोज ने आश्चर्य से पूछा। मुझे क्या पता, श्रद्धा ने किसी पर संदेह नहीं किया। मनोज STD से जब अपने कमरे पर आया तो परेशान था। 5 दिन बाद श्रद्धा का फिर फ़ोन आया। इस बार श्रद्धा ने चहकते हुए मनोज से कहा, मनोज मेरा उत्तरांचल PCS में डिप्टी कलेक्टर के लिए सिलेक्शन हो गया। मनोज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा, वाह श्रद्धा, यह तो बहुत बड़ी खबर है। लगता है आज का दिन ईश्वर ने हमारे नाम कर दिया है। हाँ मनोज, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने अपने पापा के सपने को पूरा कर दिया है। पापा बहुत खुश हैं, श्रद्धा ने मनोज से कहा। श्रद्धा के सिलेक्शन की खुशी में मनोज को अपने इंटरव्यू की चिंता हो आई। श्रद्धा, मैं भी आज बहुत खुश हूँ। मेरे इंटरव्यू के पहले तुम आ जाओगी ना? श्रद्धा ने उदास स्वर में मनोज से कहा। मनोज, जब से दिल्ली से वे फ़ोन आया है मेरे पापा को लगता है मैंने उनका भरोसा तोड़ दिया है। श्रद्धा की बात सुनकर मनोज ने कहा, क्या किसी से प्यार ना करके ही ये भरोसा बचा जा सकता है? मनोज की बात सुनकर श्रद्धा कुछ नहीं कह पाई। एक दिन इंटरव्यू की कोचिंग के बाद मनोज ने अपने कमरे पर आकर देखा कि बगल के कमरे में रहने वाला वरुण अपना सूटकेस पकड़े कहीं जा रहा है। मनोज ने उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो वरुण भाई? वरुण ने भड़ककर कहा, इस बेवफा दिल्ली को छोड़कर अपने घर जा रहा हूँ। अभी मर नहीं गया, मैं नहीं बन पाया IAS IPS तो क्या हुआ? ऐसा कौन सा बड़ा काम करते हैं IAS IPS?
नेताओं के सामने अपनी पूंछ दबाकर खड़े रहते हैं। इसलिए अब मैं राजनीतिक में जाऊंगा, मंत्री बनूंगा। मनोज, तुम्हारा सिलेक्शन ना हो तो घबराना नहीं, मेरी पार्टी जॉइन कर लेना, तुम्हें भी विधायक बना दूंगा। कई दिन से बढ़ी हुई दाढ़ी और कई दिन से ना सोई लाल आंखों में अजीब सी बेचारगी वरुण के चेहरे पर झलक रही थी। पागलों की तरह अनगढ़ बातें कर रहा था वह। उसके पैर एक जगह स्थिर नहीं थे। ज़मीन पर रखकर अपने ब्रीफकेस को छोड़कर वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। फिर उसे याद आया कि वह अपना ब्रीफकेस भूल गया है। उसने वापस आकर अपना ब्रीफकेस उठाया और सीढ़ियों पर लड़खड़ाते हुए नीचे उतरने लगा। अंतिम कुछ सीढ़ियों पर वह संभल नहीं पाया और लड़खड़ाकर गिर गया। ब्रीफकेस गिरकर खुल गया। मनोज ने लपककर सीढ़ियाँ उतरकर वरुण को संभाल लिया। ब्रीफकेस में कुछ सामान और वरुण की प्रेमिका वंदना के कुछ फ़ोटो बाहर निकल गए। मनोज ने उन्हें संभालकर सूटकेस में रख दिया। वरुण अपने कमरे को लगातार देखने लगा। कमरे को लगातार देखते हुए वरुण बोला, 5 साल रहा हूँ यहाँ, अब कभी नहीं आऊँगा। मनोज को देखकर वरुण ने कसकर मनोज को गले लगा लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वरुण के साथ मनोज के भी आंसू निकल आए। वरुण रिक्शे में बैठकर चला गया। मनोज देर तक वरुण को जाते हुए देखता रहा। डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद श्रद्धा मनोज के इंटरव्यू के पहले दिल्ली जाना चाहती थी। पापा के पास दिल्ली से आए अनजान फ़ोन के कारण वह अपने पापा से बात नहीं कर पा रही थी। लेकिन एक दिन उसके पापा अपने बगीचे में फूलों और सब्जियों को पानी दे रहे थे। श्रद्धा दूर खड़े अपने पापा से अपने मन की बात कहने की हिम्मत जुटा रही थी। उसने पापा से कहा, पापा ये गुलाब कितने अच्छे खिले हैं ना, पिछले साल कैसे मुरझा गए थे। श्रद्धा, गुलाब तो इसी साल लगाए हैं, पिछले साल ये गुलाब नहीं लगे थे। तुम कुछ और कहना चाहती हो शायद। पापा शायद उसके मन की उलझन समझ रहे थे। श्रद्धा की हिम्मत नहीं हो रही थी कि पापा के सामने मनोज के बारे में बात करने की, पर बिना बात किए वे मनोज के पास जा भी नहीं सकती थी। पापा ने श्रद्धा से अभी तक दिल्ली से आए फ़ोन का जिक्र नहीं किया था। उसकी मम्मी ने ही उसे फ़ोन वाली बात बताई थी। इसलिए अब उसने ये तय कर लिया था कि वे अपने पापा के मन में आई हुई इस शंकाओं को ख़त्म करके पापा की अनुमति से दिल्ली जाएगी। उसने पापा से नज़रें चुराते हुए कहा, पापा वो दिल्ली में मनोज है ना। इस अधूरे बाग के आगे वह कुछ नहीं बोल पाई। उसे अपने गले में अवरोध महसूस हुआ। पापा उसके चेहरे की रंगत देखकर उसके मन का हाल समझ गए। पापा ने पूछा, क्या वह तुम्हारे साथ डिप्टी कलेक्टर बन गया। श्रद्धा की राह आसान नहीं थी। उसने कहा, उसका IAS मेंस क्लियर हो गया है, इंटरव्यू देना है उसे। कौन सा अटेम्प्ट था। पापा पूरी खोजबीन कर रहे थे। लास्ट। श्रद्धा का चेहरा झुका हुआ था। कुछ देर चुप्पी रही। इस चुप्पी का मौका उठाते हुए श्रद्धा ने अपनी मांग पापा के सामने रख दी। मनोज, कल इंटरव्यू है पापा, मैं जाऊं क्या दिल्ली। उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाने दो पहले श्रद्धा। पापा कठोर यथार्थ की ज़मीन पर खड़े रहे। श्रद्धा ने अपने मन की सारी हिम्मत जुटाकर अपनी अंतिम बात पापा से कह दी। पापा, यदि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसके पास जाना और ज़रूरी हो जाएगा। पापा को समझ नहीं आ रहा था कि वे अब क्या बोलें। वे श्रद्धा के मन की दशा पर हैरान थे, पर उन्होंने बिना पिघले उससे वचन लेना चाहा। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगी। क्या किसी से प्यार ना करके ही ये भरोसा बचाया जा सकता है। श्रद्धा कुछ दिन पहले मनोज से कह गए इस बात को पापा से कहना चाहती थी, पर यह बात उसके मन से निकलकर उसके गले में जाकर दम तोड़ गया। वे पापा से नहीं कह पाई। उसकी आंखें भीग गई। वे वापस अपने कमरे में चली गई। एक दिन श्रद्धा ने के पुराने स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर अल्मोड़ा में उसके डिप्टी कलेक्टर बनने के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह आयोजित हुआ। श्रद्धा के साथ उसके मम्मी पापा को भी मंच पर बिठाया गया। श्रद्धा को उसकी प्रिंसिपल ने मेडल पहनाया। श्रद्धा से स्कूल के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए 2 शब्द बोलने के लिए कहा गया। श्रद्धा ने बोलना शुरू किया, आदरणीय दीदी, आचार्य जी और मेरे प्यारे भैया बहनों। ऐसा ही एक सम्मान समारोह 7 साल पहले यहाँ इसी जगह पर हुआ था, जिसमें MBBS के लिए चयनित बच्चों का सम्मान हुआ था। मैं MBBS में सेलेक्ट नहीं हो पाई थी और वहाँ पीछे बैठी थी, दुखी उदास। मेरे पापा को मेरी सफलता पर पूरा भरोसा था,
पर मैंने पापा का भरोसा तोड़ दिया। श्रद्धा ने कुछ देर सांस ली, फिर आगे कहना जारी रखा। मैंने उस दिन खुद को वचन दिया था कि मैं अपने पापा का भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। श्रद्धा ने आगे कहना जारी रखा। बच्चों, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या लक्ष्य बनाते हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि हम उस लक्ष्य को पाने के लिए जी जान से जुड़ते हैं या नहीं। हमें वादे करना चाहिए खुद से, अपने माता पिता से, अपने दोस्त से कि जब तक हमें अपना लक्ष्य ना मिल जाए हम चैन से नहीं बैठेंगे। वह कुछ देर चुप रही। हॉल के तमाम बच्चों के माता पिता भी उसे ध्यान से सुन रहे थे। उनकी तरफ देखकर श्रद्धा आगे बोली, पर मेहनत करते बच्चों के मन में यह भरोसा देना होगा कि यदि तुम तमाम मेहनत के बाद भी सफल नहीं हुए तो मेरी बाहें तुम्हें संभालने के लिए हमेशा तुम्हारी तरफ फैली हुई हैं। आज तुम असफल भी हो गए तो कोई बात नहीं, कल सफल हो जाओगे। मैं हर असफलता में तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। श्रद्धा अपने भाषण के अंतिम पड़ाव पर पहुँच गई। मेहनत करने वाला हर बच्चा अपने माता पिता, अपने दोस्तों से यही चाहता है कि यदि वह सफल हो गया केवल तभी उसका प्यार ना मिले, यदि वह असफल भी हो गया तब भी आप उसको प्यार करें। वह चाहता है कि आप उसे दिलासा दें, उसको संभाल लें। देखना, आपके इस साथ से, आपके इस प्यार से, आपके इस विश्वास से वह दूसरी कोई राह चुनकर ज़रूर सफल हो जाएगा, क्योंकि कोई भी असफलता अंतिम नहीं होती। हर असफलता के बाद एक सफलता ज़रूर मिलती है। इतना कहकर श्रद्धा अपनी जगह पर बैठ गई। उसके पापा के भीतर लगातार यही शब्द गूंज रहे थे, यदि वह सफल हो गया तभी से आपका साथ, आपका प्यार ना मिले। यदि वह असफल भी हो गया तब भी आप उसको प्यार करें। 2 दिन बाद मनोज का इंटरव्यू था। रात को श्रद्धा अपनी डायरी अपने सीने पर रखकर आंखें बंद किए लेटी थी। उसके आंसू उसके गाल पर सूख गए थे। श्रद्धा के पापा उसके कमरे में आए। उसकी डायरी के आखिरी पन्नों में सिर्फ स्याही में भीगे आंसुओं के नीले धब्बे दिखाई दे रहे थे। कुछ समझ नहीं आया कि लिखा क्या है। पापा ने डायरी को उसके सिरहाने रख दिया और उससे एकटक देखते रहे। कुछ दिन पहले पापा का सपना पूरे करने वाली श्रद्धा का चेहरा उदासी में डूबा है। पापा से ज़्यादा श्रद्धा को कौन जानता है। उसकी समझदारी पर पूरा भरोसा है पापा को। वह पापा की सबसे प्यारी बेटी है। उसने कभी कोई जिद नहीं की, कभी अपनी कोई इच्छा पापा को नहीं बताई, हमेशा सिर्फ पढ़ाई में मन लगाया। पापा को आज वह दिन याद आ रहा था जब श्रद्धा पहली बार स्कूल ड्रेस पहनकर स्कूल जाने को तैयार हुई थी। 3 साल की नन्ही श्रद्धा का मन उस दिन स्कूल जाने का नहीं हो रहा था। वह तो घर में नए नए आए छोटे से खरगोश चीकू के साथ खेलना चाह रही थी। उस दिन भी उसने जिद नहीं की कि वह स्कूल नहीं जाना चाहती, बस वह उदास हो गई थी। उसकी नज़रें बार बार सफ़ेद रंग के चीकू को देख रही थी। पापा ने नन्ही श्रद्धा को गोद में उठा लिया और लोअर माल रोड की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। पापा ने अपने गाल पर नन्ही श्रद्धा के 2 गर्म आंसू महसूस किए थे। उस समय पापा ने नन्ही श्रद्धा को देखा तो उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। शायद मुस्कान और आंसुओं का कंट्रास्ट आंसुओं की चुगली को छुपाना चाह रहा था। आज भी पापा श्रद्धा का चेहरा देख रहे हैं। पापा को देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। पापा अपनी बेटी के पास बैठे और उसके सिर पर हाथ फेरने लगे। उसकी पलकें बंद हो गई। उसकी बंद पलकों में पता नहीं क्या हलचल थी। शायद अथाह अथल नीला समुद्र आंखों के भीतर हलचल कर रहा था, पर आंखें खुली नहीं। बिना खुले ही वे समुद्र श्रद्धा के गालों पर बहने लगा। उसके होठों की मुस्कान गायब हो गई। पापा ने अपनी बेटी को सीनों से लगा लिया। पिछले कई दिनों से डरी हुई, सहमी हुई चिड़िया फिर से अपने पंखों में जान महसूस करने लगी। कल मनोज का इंटरव्यू है। वह अभी भी श्रद्धा का इंतज़ार कर रहा है। इंटरव्यू के लिए उसने विकास सर के यहाँ कोचिंग कर ली और अपने करियर, गृह, नगर और शमशानी घटनाओं की अच्छी तैयारी कर ली। लेकिन इंटरव्यू में तो कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए अब पढ़ाई क्या करें ये तो समझ नहीं आ रहा था। इसलिए वह अपनी डायरी पढ़ने लगा। अब तक की अपनी जीवन यात्रा, 12 फेल से लेकर इंटरव्यू की दहलीज पर खड़े अपने जीवन की संघर्ष गाथा। डायरी पढ़ते पढ़ते मनोज को वह दिन याद आ गया जब पांडे उसकी नौकरी लगवाने त्यागी जी के यहाँ ले गया था। आटा चक्की से अपने साथ पीली कोठी पढ़ने के लिए ले गया था। वह आज इंटरव्यू तक पहुंचा है तो उसका बहुत बड़ा श्रेय पांडे को भी है। ऐसा सोचकर उसका मन पांडे के प्रति कृतज्ञता से भर गया। उसकी इच्छा पांडे से मिलने की होने लगी।
मनोज पांडे के कमरे पर गांधी विहार जाने के लिए तैयार हो गया। वह जैसे ही कमरे से बाहर निकला, सामने से तेज चाल में अपनी आंखों में भरोसा और होठों पर मुस्कान लिए श्रद्धा आती हुई दिखाई दी। श्रद्धा के पास ना होने से उसे सब कुछ खाली सा लगने लगा था। श्रद्धा के आते ही जैसे सब कुछ भरा भरा सा लगने लगा। उसको उलझी हुई ज़िंदगी सुलझ गई। श्रद्धा ने मनोज से कहा, सॉरी मनोज, मैं लेट हो गई। श्रद्धा को देखकर मनोज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नहीं श्रद्धा, तुम मेरी ज़िंदगी में एकदम सही समय पर आई हो। तुम्हारे आने से ही सब कुछ अच्छा हुआ है। अपनी तारीफ सुनकर श्रद्धा मुस्कुराने लगी। मनोज ने फिर श्रद्धा से कहा, श्रद्धा मुझे पांडे से मिलने जाना है। अपने जीवन में उसका योगदान मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं बिना उसके शायद यहाँ तक नहीं पहुँच सकता था। पर पांडे ने तो तुम्हारा अपमान किया था, श्रद्धा ने मनोज से पूछा। नहीं श्रद्धा, पांडे मेरा दोस्त है। उसने ग्वालियर में मेरी बहुत मदद की थी। श्रद्धा कक्षा 5 की हिंदी में एक पाठ था, हरपाल सिंह की 5 बातें। उसमें कहा गया था कि जिसने आपका कभी भला किया हो उसका साथ कभी मत छोड़ो। मनोज की बात सुनकर श्रद्धा की आंखें भीग गई। मनोज, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें चुनकर दुनिया के सबसे अच्छे लड़के को चुना है, जिसके पास ऐसा दिल है, जो सबसे प्यार करना जानता है, जो किसी से नफरत कर ही नहीं सकता। मनोज ने श्रद्धा से कहा, जब आप किसी एक से भरपूर प्यार करते हैं तो आपके दिल में किसी से नफरत करने की जगह कहाँ बचती है श्रद्धा। दोनों गांधी विहार पांडे के कमरे पर पहुंच गए। पांडे अपने कमरे में पलंग पर लेटा दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना गाना गुनगुना रहा था। मनोज के साथ श्रद्धा को देखकर पांडे चौंक गया। उसने गाना बंद कर दिया और उठकर बैठ गया। मनोज ने पांडे से कहा, कल मेरा इंटरव्यू है पांडे। मुझे इंटरव्यू तक पहुंचाने में श्रद्धा के अलावा यदि किसी का सबसे बड़ा योगदान है वह तुम हो। तुमने यदि मेरा साथ ना दिया होता तो शायद मैं कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। आज तुम्हारी शुभकामना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। श्रद्धा ने मनोज का साथ दिया। भैया, अब आप भी अपने लास्ट अटेम्प्ट की तैयारी के लिए जी जान से जुट जाइए। मनोज का भी लास्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू के लिए कॉल हुआ है। अगर मनोज का सिलेक्शन नहीं हुआ तो पांडे ने श्रद्धा के मन की थाह लेनी चाहिए। उसे अभी भी श्रद्धा पर भरोसा था कि वह मनोज के असफल होने पर उसे छोड़कर चली जाएगी। लेकिन श्रद्धा ने पांडे की उम्मीद को गलत साबित करते हुए कहा, मुख्य बात है कि मनोज, मैं अपनी पूरी मेहनत से तैयारी की है। अगर नहीं हुआ तो दुनिया में दूसरे बहुत काम हैं करने को। मेरे लिए मनोज इम्पोर्टेंट है, वह क्या बनता है ये इम्पोर्टेंट नहीं। अंतिम बात कहते समय श्रद्धा की नज़रें झुक गई। पांडे, तुम भी इस साल टूट कर मेहनत करो, फिर देखना तुम्हारे मन के सारे संशय, सारे अविश्वास सब दूर हो जाएंगे। भयानक मेहनत ही है जो हम सबको संतुलित रखती है और सफलता भी देती है। मनोज ने पांडे को प्रोत्साहित करने की कोशिश की। मनोज और श्रद्धा को दूर करने के सारे षड्यंत्र पांडे के बेकार चले गए थे। इसलिए उसने अब बदली हुई परिस्थिति से समझौता करना बेहतर समझा। आश्वासन और सांत्वना पाकर पांडे का मन भी हल्का हो गया था। कुछ देर बाद पांडे उन दोनों को गांधी विहार ऑटो स्टैंड पर छोड़ने गया। ऑटो का इंतजार करते मनोज से पांडे ने कहा, मनोज, मैंने श्रद्धा के घर फ़ोन किया था। भावावेश में पांडे ने अपना सत्य उगल दिया। पांडे की बात सुनकर मनोज ने सिर्फ इतना कहा, कोई बात नहीं पांडे, हो सकता है इसमें भी ईश्वर की कोई अलग इच्छा छुपी हो। पांडे मौन रहा, वे कुछ नहीं बोल सका। मनोज और श्रद्धा ऑटो में बैठकर नेहरू विहार की ओर चल दिए। पांडे उन दोनों को जाते हुए देखता रहा। मनोज और श्रद्धा यूपीएससी के ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए। मनोज जीवन में पहली बार कोई इंटरव्यू देने जा रहा था। श्रद्धा, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, मैं उनका सही जवाब दे पाऊंगा या नहीं। कितने ही टॉपिक छूट गए हैं, मैं उनका रिवीजन भी नहीं कर पाया। ऑटो में बैठे मनोज ने श्रद्धा से कहा, मनोज, बस एक बात याद रखना कि ये इंटरव्यू तुम्हें जानने के लिए लिया जा रहा है। तुम क्या हो, तुम ज़िंदगी को किस नज़रिए से देखती हो, इस दुनिया
इस समाज इस नौकरी को देखने की तुम्हारी दृष्टि क्या है, इसलिए तुम्हें कुछ भी रिवीजन नहीं करना, सिर्फ अपने आप को जानना है। श्रद्धा ने शायद उत्तरांचल पीसीएस के दिए इंटरव्यू के अनुभव से मनोज को समझाया। यूपीएससी के गेट पर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों की भीड़ बढ़ रही थी। सभी विद्यार्थी फॉर्मल ड्रेस में थे। अधिकांश लड़के ऑफ वाइट शर्ट और नेवी ब्लू ब्लेजर में थे। लड़कियों ने साड़ी पहन रखी थी। गेट नंबर 1 पर उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र चेक हो रहे थे। उनके साथ आए दूसरे गेट के अंदर पार्क पर बैठने के लिए कह दिया गया। मनोज को अंदर भेजकर श्रद्धा भी पार्क में जाकर बैठ गई। मनोज और दूसरे प्रतियोगी अब एक बड़े से हॉल में थे, जहां उनके प्रमाण पत्र अब मार्कशीट यूपीएससी के कर्मचारी चेक कर रहे थे। इस बड़े से हॉल में महात्मा गांधी और सरदार पटेल की बड़ी सी तस्वीर दीवार पर टंगी हुई थी। ठीक 10:30 बजे हलचल हुई। दरबान कमरे से के अंदर बाहर आने होने लगे। इससे लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि कमरे में इंटरव्यू लेने वाले शायद आ गए। प्रतियोगियों के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी, उनके गले सूखने लगे और हाथ पैरों में कंपन होने लगा। मनोज का इंटरव्यू डॉक्टर पीडी मेहता के बोर्ड में पड़ा। डॉक्टर मेहता आईआईटी दिल्ली के पूर्व डायरेक्टर थे, जिन्हें सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग का मेंबर बना दिया था। मनोज के लिए ये खबर हताश करने वाली थी कि उसके इंटरव्यू बोर्ड के चेयरमैन का हिंदी साहित्य और इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर मेहता इस बात के लिए भी जाने जाते हैं कि वे इंजीनियर और इंग्लिश मीडियम के लड़कों को इंटरव्यू में अच्छे नंबर देते हैं और सोशल साइंस एवं हिंदी मीडियम के लड़कों को कम नंबर देकर विदा कर देते हैं। दरबान ने पहले लड़के नाम पुकारा। बाहर बैठे लड़कों को घबराहट होने लगी। लड़का लगभग 20 मिनट में के बाद इंटरव्यू देकर वापस आया। इस लड़के से पूछने पर ही अंदर के माहौल का पता लग जा पाएगा। लड़के ने दुखी होकर कहा, मैंने बताया कि 10वीं क्लास से नियमित दिनचर्या से योग कर रहा हूँ, ये मेरी हॉबी है। तो चेयरमैन श्री मेहता बोल पड़े कि आप रोज़ खाना खाते हैं, तो ये भी आपकी हॉबी है क्या? मैं इसका कुछ जवाब नहीं दे पाया। डॉक्टर मेहता बहुत खतरनाक है, बिल्कुल नहीं हंसते। अगला लड़का बाहर आया तो वे भी दुखी था। उसने बताया कि उसके बीएससी में फिजिक्स में अच्छे नंबर नहीं आए थे। डॉक्टर मेहता ने उसी पर मेरी खिंचाई कर दी। उन्होंने मुझसे पूरे 20 मिनट फिजिक्स ही पूछा और बाद में कह दिया कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, अगले साल आना। इतना कहकर लड़का अपनी गीली आंखें छिपाता हुआ बाहर चला आया गया। मनोज इस लड़के के इंटरव्यू को सुनकर घबरा गया। इस लड़के के तो केवल फिजिक्स में ही कम नंबर थे। इतनी छोटी कमी पर डॉक्टर मेहता इस लड़के का इंटरव्यू बिगाड़ दिया। मनोज ने अपने करियर पर नज़र डाली तो वह अंदर से कांप गया। 10वीं 3rd डिवीज़न, 12th फेल, गणित फिजिक्स केमिस्ट्री में 0, इंग्लिश लिटरेचर के कारण बीए में 2nd डिवीज़न। डॉक्टर मेहता उसका क्या हाल करेंगे, ये सोचकर ही वे घबराने लगा। तीसरा लड़का बाहर आया। उसका चेहरा प्रसन्न था। ये लड़का अब तक आए सभी लड़कों में से सबसे अधिक प्रसन्न लग रहा था। उसने बताया कि उसका इंटरव्यू अच्छा गया। उसने कहा कि वह आईआईटी दिल्ली का विद्यार्थी रहा है और अभी इन्फोसिस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसका इंटरव्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रशासन में उपयोग विषय पर चला। डॉक्टर मेहता ने 5-6 बार वेरी गुड बोला। मनोज के लिए इस लड़के का इंटरव्यू हताश करने वाला था। मनोज आईआईटी के बारे में उतना ही जानता था जितना उसने मुख्य परीक्षा के नोट्स में पढ़ा था। मनोज ने अपने विचलित और चिंतित मन को शांत करने के लिए आंखें बंद कर ली। बंद आंखों के पीछे कुछ दृश्य तैरने लगे। मनोज का पूरा जीवन ही तैर गया। अचानक मनोज का गांव, उसका घर, ग्वालियर का कॉलेज, लाइब्रेरी, बाहर बगीचे में बैठी श्रद्धा, सब एक रील की तरह मनोज की आंखों के पर्दे पर झिलमिलाकर जाते रहे। मनोज आंखें बंद किए हुए बैठा रहा। तभी दरबान की आवाज़ मनोज ने सुनी, मनोज कुमार शर्मा। मनोज उठा, उसने अपने बालों पर हाथ फेरा, अपना चश्मा ठीक किया और दरबान के साथ गेट के पास खड़ा हो गया। दरबान ने गेट खोला। मनोज ने अंदर प्रवेश किया। बाहर बैठकर कल्पना करने वाले दृश्य अब एकदम सामने था। कमरे में सामने एक बड़ी यू शेप की टेबल थी, जिसके पीछे 5 लोग बैठे थे। 4 लोग सूट में थे, जबकि एक बुजुर्ग से व्यक्ति धोती कुर्ता पहने थे। डॉक्टर मेहता बीच में बैठे थे। मनोज ने कमरे में घुसते ही सबसे पहले सभी को नमस्कार किया। अपनी बैठने वाली कुर्सी के पास जाकर खड़ा हो गया। डॉक्टर मेहता ने मनोज को बैठने का इशारा किया तो वह धन्यवाद कहकर बैठ गया। बोर्ड मेंबर के चेहरे पर मुस्कान थी। वे शायद मनोज को रिलैक्स कर रहे थे। डॉक्टर मेहता ने मनोज से पूछा, अच्छा मनोज, तुम सिविल सर्विस में क्यों आना चाहते हो? तुम्हें प्रशासन में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ये प्रश्न सरल था। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए किसी ज्ञान अथवा थ्योरी की आवश्यकता नहीं थी। मनोज ने 4-5 सेकंड सोचा,
उसे जोरा के एसडीएम दुष्यंत सिंह याद आ गए। उसने उत्तर देना प्रारंभ किया, सर मैं टेम्पो चलाता था। एक बार मेरा टेम्पो पुलिस ने पकड़ लिया था। मैं एसडीएम दुष्यंत सिंह के पास गया। दुष्यंत सर की ईमानदारी एवं त्वरित कार्रवाई देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। तभी से प्रशासनिक अधिकारी बनने की होने लगी। डॉक्टर मेहता मनोज से उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। इस तरह की कहानी यहाँ आकर हर प्रतियोगी सुनाता है। दरअसल अब सिविल सेवा के माध्यम से समाज में रुतबा और पावर चाहते हैं। सरल सा दिखने वाला पहला प्रश्न ही उलझ गया। मनोज को उम्मीद नहीं थी कि उसके जीवन की इस सच्ची घटना को इंटरव्यू बोर्ड में झूठ मानकर खारिज कर दिया। दूसरों को प्रभावित करने वाले मनोज आज सच बोलकर भी झूठ हो गया। माना जा रहा था कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ कह रहा है, इस जांचने का कोई यंत्र बोर्ड के पास नहीं था। हनुमान की तरह छाती चीरकर दिखाने की कोई सुविधा इंटरव्यू बोर्ड में नहीं थी। मनोज के पास अपनी बात को सही सिद्ध करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए वह चुप हो गया। डॉक्टर मेहता ने मनोज को चुप देखकर दूसरे साथी से आगे सवाल पूछने का इशारा किया। दूसरा मेंबर, जो मनोज की फाइल पर बहुत देर से नजरें गड़ाए हुए था, उसने फाइल देखते हुए मनोज से पूछा, आपकी बीए में 2nd डिवीज़न है, 12th में 2nd डिवीज़न है, 10th आपने 3rd डिवीज़न से पास की है, आप तो बहुत कमज़ोर स्टूडेंट हैं। अचानक मेंबर का ध्यान फाइल पर किसी विशेष जगह पर गया। उन्होंने चौंकते हुए कहा, अरे आपने तो 12th 2 साल में किया है। क्यों? वही हुआ जिसका डर था। मनोज के सामने 12th फेल राक्षस की तरह मुंह फाड़कर खड़ा था। वह अब उस राक्षस के मुंह में समा जाएगा या बचकर निकल जाएगा, उसे नहीं पता, पर संकट का सामना करने की अपनी आदत को वह भूला नहीं। सर मेरे दादाजी उस साल मर गए थे। सर मैं परीक्षा के पहले ही दिन बीमार हो गया था। इंटरव्यू बोर्ड में अभी तक उसकी कही गई सच्ची बात को झूठ माना गया, इसलिए 12th फेल पर वे अपनी पुरानी आदत के अनुसार ये सब झूठ बोलकर आगे उस संकट से बच सकता था। पर आज उसने सच बोलने का फैसला किया। उसे लगा कि सच ही वह ताकत है जो उसे आज बचा सकती है। मनोज ने अपनी बात मजबूती से कही, उस साल स्कूल में नकल नहीं हुई थी सर, इसलिए हिंदी छोड़कर सभी विषयों में फेल हो गया था। मनोज को नहीं पता था कि उसकी ये जवाब अब आगे क्या रंग दिखलाएगा। वह नहीं जानता था कि आईएएस के इंटरव्यू में अपने आप को 12th फेल बताकर उसे लाभ होगा या वह बर्बाद हो जाएगा। उसने भवावेश में भयानक रिस्क ले लिया था। उसे नहीं पता था कि उसके इस जवाब से मेंबर प्रभावित होंगे या उसे अयोग्य मानते हुए बाहर का रास्ता दिखा देंगे। तकनीकी क्षेत्र के विशेषज्ञ डॉक्टर मेहता ने अपने जीवन में आईआईटी के बेहतरीन स्मार्ट लड़के देखे थे जो अपने करियर में थ्रू आउट फर्स्ट क्लास रहे थे। ऐसे ही लड़के वे देश का भविष्य मानते हैं। इंग्लिश मीडियम के लड़के ही देश का प्रशासन बेहतर चला सकते हैं, डॉक्टर मेहता मानते थे। पर आज उनके सामने 12th फेल लड़का बैठ गया था जो अपने करियर में घिसते हुए यहाँ तक पहुँचा था। डॉक्टर मेहता मनोज के इस सिविल सर्विस के लिए एकदम अनफिट लगने लगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई लड़का इस तरह का जवाब इंटरव्यू में दे सकता है। अपनी कमजोरियां मनोज ने खुद ही डॉक्टर मेहता को सौंप दी थी। उन्होंने मनोज के दिए हथियार से ही उसका गला रेतना शुरू किया। डॉक्टर मेहता ने मनोज को घूरकर पूछा, आप नकल से 12th पास करना चाहते थे? आज तक ऐसा लड़का हमारे सामने नहीं आया जो ये स्वीकार कर रहा है उसने कभी चीटिंग करके पास होने की कोशिश की हो। पता नहीं कहाँ से मनोज के भीतर आत्मविश्वास पैदा हो गया था। डॉक्टर मेहता ने इस व्यवहार से घबराया नहीं, बल्कि उसने डॉक्टर मेहता की आंखों में आंखें डालकर कहा, सर आप कभी भिंड मुरैना जाइए, वहाँ के स्कूल देखिए, आज भी नकल से बच्चे पास हो रहे हैं। वहाँ क्या इसमें बच्चों की गलती है या उस सिस्टम की जो वे नकल नहीं रोक पाती? एक दुष्यंत सिंह ने उस साल नकल नहीं होने दी और उन्हीं चीटिंग करने वाले बच्चों में एक बच्चा अपनी मेहनत के बल पर आज आपके सामने बैठा है। अगर उस साल दुष्यंत सिंह नकल नहीं रोकते तो शायद मैं आज भी मुरैना से जोरा टेम्पू चला रहा होता। मनोज के इस जवाब से प्रभावित होकर बोर्ड के अन्य मेंबर आपस में बातचीत करने लगे। उनकी भाव मुद्रा देखकर ऐसा लग रहा था कि वे मनोज की बात से सहमत है, पर डॉक्टर मेहता मनोज के इस भावप्रवण उत्तर से प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने मनोज से आगे कहा, आप कुछ भी कहिए, मैंने आपका पूरा करियर देखा है, आप इंग्लिश में बहुत वीक है। इंग्लिश लिटरेचर में आपके हमेशा सिर्फ पासिंग मार्क्स आए हैं।
एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी रन इन दी एब्सेंस ऑफ इंग्लिश। मनोज फिर फंस गया। डॉक्टर मेहता भावुक नहीं निकले, वे कट्टर और अपने मत पर कायम रहने वाले निकले। पर मनोज ने हिम्मत नहीं हारी। सर, प्रशासन में भाषा उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी आपकी सच्चाई नीयत। मनोज ने डॉक्टर मेहता की इंग्लिश को महत्व देने वाली विचारधारा का विरोध कर दिया। डॉक्टर मेहता को उसका यह विरोध पसंद नहीं आया। उन्होंने नाराजगी के स्वर में कहा, नो, दिस इज एन एक्सक्यूज टू हाइड योर इग्नोरेंस इन इंग्लिश। हाउ कैन यू सर्व द कंट्री विद दिस वीकनेस। इंग्लिश में कमज़ोर विद्यार्थी से डॉक्टर मेहता इंग्लिश में ही सवाल पूछ रहे थे। मनोज इंग्लिश में पूछे गए प्रश्न को समझकर उत्तर ढूंढने की कोशिश करने लगा। इंग्लिश एक बार फिर उसकी राह में कांटे बिछाने को तैयार थी। उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें दिख रही थी। धोती कुर्ता पहने बुजुर्ग मेंबर ने उसे घबराया हुआ जानकर पूछा, मनोज, आप पानी पीना चाहोगे? उस मेंबर ने टेबल पर कांच के गिलास में रखे पानी की तरफ इशारा किया। मनोज ने पानी से भरे कांच के गिलास को देखा। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि पानी पीने की। कुछ सेकंड खामोशी रही। डॉक्टर मेहता के होठों पर मंद मंद मुस्कान तैर रही थी। उन्हें इंग्लिश में कमज़ोर छात्र को इंग्लिश के हथियार से घायल करने में मज़ा आ रहा था। मनोज कुछ विचार करते हुए एकटक पानी के गिलास को देखता रहा। फिर उसने वह गिलास अपने हाथ में उठा लिया। फिर कुछ सोचकर डॉक्टर मेहता से बोला, सर, मैं यह पानी नहीं पी सकता। बोर्ड मेंबर उसके इस व्यवहार पर चौंक गए। एक मेंबर ने पूछा, पानी गंदा है क्या मनोज? मनोज ने विनम्रता से कहा, नहीं सर, पानी तो साफ़ है, पर मैं कांच के गिलास में पानी नहीं पीता। मुझे स्टील का गिलास पसंद है। डॉक्टर मेहता मनोज के इस उत्तर को समझ नहीं पाए और नाराज़ होकर बोल पड़े, ये क्या बात हुई? तुम्हें पानी पीने के काम है या गिलास से? कोई भी गिलास हो, पानी तो वही रहेगा ना। मनोज ने बड़ी शालीनता से डॉक्टर मेहता और दूसरे मेंबर से कहा, जी सर, यही मैं कह रहा हूँ। असली चीज़ पानी है, बर्तन नहीं। अगर पानी साफ़ है तो वे कांच के गिलास में है या स्टील के, कोई अंतर नहीं पड़ता। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपका ज्ञान यदि अच्छा है, श्रेष्ठ है, देश के हित में है, तो ये अंतर नहीं पड़ता कि वह इंग्लिश माध्यम से प्रकट हो या हिंदी माध्यम से। इतना कहकर मनोज ने हाथ में पकड़ा पानी के गिलास से पानी पीकर खाली गिलास टेबल पर रख दिया। मनोज के इस अप्रत्याशित उत्तर से सभी मेंबर आश्चर्यचकित रह गए। बुजुर्ग मेंबर के चेहरे पर चमक आ गई। उनके मुंह से अनायास निकल गया, वाह मनोज। डॉक्टर मेहता की नज़रें अभी भी नीचे रख के उसके सर्टिफिकेट पर टिकी हुई थी। उनका इंग्लिश का पहना हथियार मनोज ने बेकार कर दिया था। लेकिन डॉक्टर मेहता आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। इस बार उन्होंने अपने साथियों से ही प्रश्न किया, आपने देखा कि मनोज के पहले आईआईटी दिल्ली का विद्यार्थी इंटरव्यू के लिए आया था, जो 12th में अपने स्टेट का टॉपर भी था। उसके स्थान पर 12th में फेल होने का प्रमाण पत्र लेकर आए मनोज को हम क्यों चुने? बोर्ड के दूसरे मेंबर डॉक्टर मेहता की बात से सहमत दिख रहे थे और अपनी गर्दन उनकी हाँ में हिला रहे थे। बुजुर्ग मेंबर ने मनोज से कहा, मनोज, तुम्हें 12th फेल होने के बावजूद हम लोग उस टॉपर लड़के की जगह क्यों चुने? मनोज का 12th फेल उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। उसे लग रहा था कि उसका पूरा इंटरव्यू 12th फेल पर ही ख़त्म होगा। उसके द्वारा इंटरव्यू के लिए की गई तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की तैयारी किसी काम नहीं आ रही थी। डॉक्टर मेहता ने उसे उसके करियर पर ही उसे घेरने का मन बना लिया था। इस बार बोर्ड ने 12th फेल लड़के की तुलना हिंदुस्तान के सबसे योग्य विद्यार्थी से कर दी। लेकिन मनोज ने हार नहीं मानी। उसने जवाब दिया, क्योंकि मैं उस लड़के से अधिक योग्य हूँ। आईआईटी पास आउट इंग्लिश मीडियम लड़के से मनोज ने खुद को योग्य बता दिया। इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर इस उत्तर से चौंक गए। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। वे अब इसका कारण जानना चाहते थे। एक अन्य मेंबर ने आश्चर्य से पूछा, आप कैसे योग्य हैं उस लड़के से, जो क्लास फर्स्ट से आज तक अपनी हर परीक्षा में टॉप करता आ रहा है? मनोज ने जवाब दिया, अपनी अयोग्यता को जीतना ही सबसे बड़ी योग्यता होती है। मैं 12th फेल एक अयोग्य लड़का हुआ करता था सर, क्योंकि गांव के बच्चों को गांव के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का वह स्तर नहीं मिलता जो शहर के इंग्लिश मीडियम स्कूल के लड़कों से कम्पीट कर सके। इन अभावों के बावजूद अपने संघर्ष और संकल्प के कारण मैं यहाँ तक आ सका। किन्हीं दो लोगों की तुलना उनके परिणामों से नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनकी परिस्थितियाँ और सुविधाओं के आधार पर भी होनी चाहिए। मनोज ने अपनी बात कह दी। बोर्ड के दूसरे मेंबर मनोज की उसकी बात से सहमत होते हुए दिख रहे थे। डॉक्टर मेहता को शायद उसका उत्तर पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, ये सब अपनी अयोग्यता को छुपाने के लिए बहाने हैं।
जो लड़का मैथ और इंग्लिश के दर्द से उन्हें छोड़ देता है, वह क्या शासन में भी कठिन मौके पर गिव अप नहीं कर जाएगा? खैर जाने दीजिए, अब लोगों को कुछ पूछना है। डॉक्टर मेहता ने मनोज के उत्तर को सुने बिना दूसरे सदस्य से कहा। एक अन्य सदस्य ने अपना हथियार मनोज पर आजमाया। आप हिंदी साहित्य में योग्य हैं, आपके पास हिंदी का लेक्चरर बनना अच्छा ऑप्शन है, पर जिले का प्रशासन टेक्नोलॉजी में माहिर लोग ही संभालते हैं तो ही देश की तरक्की करेगा। साहित्य टेक्नोलॉजी के सामने हाथ बांधे खड़ा था। इंग्लिश के बेकार गए हथियार की जगह दूसरा हथियार टेक्नोलॉजी मनोज पर चलाया गया। मनोज ने कुछ सेकंड सोचकर जवाब दिया, सर, साहित्य का विद्यार्थी आपके विचार से जिला नहीं चला सकता, पर देश के प्रधानमंत्री इस समय एक साहित्यकार ही हैं। क्या उनकी योग्यता पर आपको संदेह है? मनोज ने कमरे में लगी देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर को इंगित करते हुए कहा। मनोज ने ग्वालियर के MLB कॉलेज में अपने सीनियर और भारत के प्रधानमंत्री को अपने पक्ष में खड़ा कर दिया। बुजुर्ग मेंबर ने उत्साहित होकर कहा, बहुत बढ़िया। इस बार उसका जवाब सुनकर बोर्ड के दूसरे सदस्य भी हतप्रभ रह गए। डॉक्टर मेहता भी भारत के प्रधानमंत्री को मनोज के समर्थन में खड़ा देखकर कुछ देर के लिए हिल गए। कुछ विचार करके डॉक्टर मेहता ने मनोज को जाने के लिए कह दिया। मनोज उठा और सबको नमस्कार करके बाहर जाने के लिए मुड़ गया। तभी मनोज को बीच में रोककर बुजुर्ग मेंबर ने मनोज से पूछा, तुम्हारा ये कौन सा अटेम्प्ट है? लास्ट अटेम्प्ट है सर, मनोज ने खड़े खड़े जवाब दिया। बुजुर्ग मेंबर ने फिर पूछा, यदि इस बार भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? कुछ देर विचार करते हुए मनोज ने उत्तर दिया, स्वामी विवेकानंद का ये वाक्य हमेशा मुझे प्रेरणा देता है, उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक नहीं रुकूंगा। मनोज को विवेकानंद केंद्र में बिताए दिन याद आ गए। उसने विवेकानंद को याद करते हुए बुजुर्ग मेंबर को जवाब दिया, क्या लक्ष्य है तुम्हारा? क्या IAS IPS बनना तुम्हारा लक्ष्य नहीं है? बुजुर्ग मेंबर को उसका जवाब सुनकर आश्चर्य हुआ। इसी आश्चर्य से उन्होंने मनोज से पूछा, IAS IPS शिक्षक, लाइब्रेरियन, ये सब जिंदगी के लक्ष्य नहीं हो सकते, होने भी नहीं चाहिए। ये तो लक्ष्य प्राप्ति के साधन मात्र है। वास्तविकता लक्ष्य है इस देश की ईमानदारी से सेवा करना, फिर चाहे IPS बना जाए या कुछ और। अपनी बात पूरी करके मनोज चुप हो गया। बोर्ड के सभी मेंबर चुप थे। बुजुर्ग मेंबर ने मुस्कुराकर मनोज को जाने के लिए कह दिया। मनोज सबको नमस्कार करके बाहर निकल गया। 12 मई फाइनल रिजल्ट का दिन। शाम को 5 बजे सिविल सर्विस का फाइनल रिजल्ट UPSC के बोर्ड पर लगना था। इंटरव्यू देने वाले सभी लोग आज इसी उम्मीद में थे कि उनका फाइनल सिलेक्शन हो ही जाएगा, जबकि 2/3 लोगों का सिलेक्शन होना ही नहीं था। चाहे कुछ भी हो जाए, होने ना होने की ये जद्दोजहद तब तक चलती रहती है जब तक कि फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता। कोई भी विद्यार्थी गारंटी के साथ ये नहीं कह पाता कि उसका सिलेक्शन पक्का है। एक पल को उम्मीद बनती है, दूसरे ही पर निराशा छा जाती है। एक पल को सब बनता है हुआ नज़र आता है, दूसरे ही पल सब बिखर जाता है। शाम के 4 बज गए। मनोज ने रिजल्ट देखने से पहले आशीर्वाद लेने के लिए अपने पिता को फ़ोन किया। पिता अभी भी झबुआ में सस्पेंस थे। पिता ने फ़ोन उठाया तो मनोज ने पिता से कहा, पापा, आज मेरा सिविल सर्विस का फाइनल रिजल्ट आने वाला है। मनोज ने अब तक के सभी रिजल्ट से अप्रभावित पिता की आवाज़ में इस बार उत्सुकता नज़र आई। उन्होंने कहा, अच्छा, मैं चाहता हूँ कि तू IPS बन जाए। पिता के मुंह से ऐसा सुंदर आशीर्वाद सुनकर मनोज उत्साहित हो गया। उसने कहा, आपका आशीर्वाद रहा तो ज़रूर सफल होऊंगा। मनोज की बात सुनकर पिता अपनी ओरिजिनल भारी आवाज़ में आ गए। अगर तू IPS में सिलेक्ट हो जाए तो इस डिप्टी डायरेक्टर को नहीं छोड़ूंगा, जेल की चक्की पिसवाऊंगा। बहुत उड़ता है साला, तब बताऊंगा कि IPS का बाप क्या होता है। मनोज के IPS बनने की कल्पना करते हुए अपने शत्रु और वरिष्ठ अधिकारियों डिप्टी डायरेक्टर को बर्बाद करने का सुनहरा सपना पिता ने देख लिया। मनोज के चेहरे पर पिता की कल्पना के कारण हल्की मुस्कान तैर गई। श्रद्धा और मनोज ऑटो से रिजल्ट देखने UPSC के ऑफिस पहुंच गए। UPSC के गेट पर जहां ऑटो रुका वहां रिजल्ट देखने वालों की भीड़ पहले से खड़ी थी। ट्रैफिक संभालने वाले सिपाही को इस भीड़ को संभालने में दिक्कत हो रही थी। दोनों उस भीड़ के पास खड़े हो गए। सिपाही ने मनोज को लगभग धकेलते हुए आगे बढ़ने के लिए कहा।
यूपीएससी के गेट के नज़दीक पहुंचते ही मनोज की धड़कनों ने अपनी गति बढ़ा दी। गेट के अंदर खड़े सभी लोगों को गेट के बाहर खदेड़ दिया। कर्मचारियों ने गेट अंदर से बंद कर नोटिस बोर्ड पर 5 मिनट के में रिजल्ट लगा दिया। मनोज को ये 5 मिनट जैसे 5 युग लग रहे थे। गेट खुलते ही भीड़ लगभग दौड़ते हुए गेट के अंदर घुस गई। रिजल्ट देखकर कोई खुशी से नाच रहा था, कोई रो रहा था, कोई ज़मीन पर माथा पकड़े बैठा था, कोई बेहोश हो गया था। मनोज की हिम्मत नहीं हुई कि रिजल्ट देखने की। उसने श्रद्धा को रिजल्ट देखने के लिए भेजा और खुद गेट के बाहर खड़ा रहा। अब सब कुछ श्रद्धा की हाँ या ना पर निर्भर था। कुछ लड़के हंसते हुए खुशी में झूमते हुए बाहर आ रहे थे और कुछ रोते हुए। बस यही 2 श्रेणियाँ थी। आज यहाँ यूपीएससी के दरवाजे पर अविनाश अपना रिजल्ट देखकर बाहर आया। अविनाश की चाल सुस्त और चेहरा उतरा हुआ था। मनोज ने अविनाश से उसका रिजल्ट पूछा तो उसने ना में गर्दन हिला दी और आंखों में आंसू भर के गेट के बाहर निकल गया। अविनाश की हालत देखकर मनोज घबरा गया। अविनाश जैसे योग्य लड़के की असफलता को देखकर उसका अपने ऊपर से भरोसा डगमगाने लगा। कुछ प्रतियोगी आज के रिजल्ट पर कमेंट करते हुए कहे जा रहे थे, इस बार हिंदी मीडियम का रिजल्ट बहुत ख़राब रहा। इन सब बातों से घबराए मनोज सांस रोककर बस श्रद्धा का इंतजार कर रहा था। तभी उसे सामने से श्रद्धा आती हुई दिखी। श्रद्धा धीरे धीरे उसके नज़दीक आई। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। श्रद्धा का ये रूप देखकर मनोज का दिल धक से रह गया। वह समझ गया कि श्रद्धा कोई बुरी खबर सुनाने वाली है। उसने श्रद्धा से क्या हुआ श्रद्धा, जल्दी बताओ। उसकी बेचैनी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। श्रद्धा ने बुझे हुए शब्दों से कहा, मनोज। इतना कहकर श्रद्धा कुछ देर रुक गई। 3-4 सेकंड तक वह मनोज का निराश सा में डूबा चेहरा देखती रही। फिर श्रद्धा लगभग चीखते हुए बोली, तुम आईपीएस बन गए हो मनोज। मनोज को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने श्रद्धा से कहा, क्या कहा श्रद्धा, फिर से कहो। श्रद्धा ने उसी उत्साह से फिर से वही बात दोहराया, मनोज तुम आईपीएस बन गए हो। मनोज को अभी भी अब यकीन नहीं हो पा रहा था। उसने जल्दबाजी में कहा, क्या तुमने यही सही रोल नंबर देखा? क्या नाम से सही देखा? कोई गलत रोल नंबर तो नहीं देख लिया? पर श्रद्धा ने एकदम सही रोल नंबर देखा था। मनोज ने गहरी सांस ली। ये सुकून और सुख की सांस थी। दोनों ने वापस नेहरू विहार जाने के लिए ऑटो रोका और सामने बैठ गए। पास ही वहीं सिपाही खड़ा हुआ था। उसने मनोज को ढकेला था। सिपाही ने उत्सुकता बस मनोज से पूछा, क्या रिजल्ट रहा? मनोज ने कहा, आईपीएस। मनोज का जवाब सुनकर सिपाही ने उसे एक सैल्यूट मारा। वह आश्चर्य से सिपाही को देखता रहा। एक ही दिन में एक रिजल्ट से दुनिया का नज़रिया उसके लिए बदल चुका था। वह ऑटो से उतरा और उसने अनजान सिपाही को गले लगा लिया। मनोज की आंखें भीग गई थी। सिपाही भी गले लगाने वाले आईपीएस से पहली बार मिल रहा था। ऑटो नेहरू विहार की ओर चल दिया। ऑटो में मनोज के बाल लहरा रहे थे। पास बैठी श्रद्धा की आंखों में भी खुशी के आंसू छलछला आए थे। Thanks for watching.